ठीक है, देखो ध्यान से देखना, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट हम समझ चुके हैं। शील्डिंग इफेक्ट मतलब ढकने वाला इफेक्ट, या किसी चीज को ढकने से रिलेटेड कोई इफेक्ट जनरेट हो रहा हो। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में देखो, ये डायग्राम पे आओ, है ना। ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इसमें ये जो Z है नीचे, है ना, ये जो ब्लैक सर्कल आपको दिख रहा है, ब्लैक स्फीयर, ये है न्यूक्लियस, राइट। ये है n-2th शेल, ये है n-1th शेल, और ये है nth शेल, जिसे वैलेंसी शेल बोला गया है। फॉर इंस्टेंस, जैसे हम सोडियम के एटम की बात करें, तो उसमें जो थर्ड शेल है वो वैलेंसी शेल होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। यस सर। यस तो सर। अगर n की वैल्यू 3 है सोडियम के लिए, तो nth शेल सोडियम का थर्ड शेल वैलेंसी शेल होगा। तो सेकेंड शेल जो है, मतलब जो सेकेंड शेल है वो सेकेंड लास्ट शेल होगा, और जो यस फर्स्ट सर। शेल है वो थर्ड लास्ट शेल होगा। सही कह रहा हूं मैं? यस यस सर। सर। ठीक है। अब देखो, अपना जो मेन फोकस रहता है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे रहता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेस्ट इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज किया गया है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे समझ सकते हो, फोकस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन है जिसपे अपना मेन फोकस है, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और रिएक्शंस में मेनली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पहले पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। यस सर। तो एटम की रिएक्टिविटी मेनली उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स से जज की जाती है। दैट्स व्हाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होल्ड्स अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, राइट। ठीक है। तो अब देखो, हम इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, है ना। टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब हम इस पे अपना टेस्टिंग कर रहे हैं, इस पे अपना फोकस है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे देखो, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। सही कह रहा यस हूं मैं, सर। है ना। यस सर। तो ये देखो एरो का डायरेक्शन, देखो एरो का डायरेक्शन इस पे लेफ्ट टू राइट दिखाया गया है। लेफ्ट टू राइट मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स कहां पे लगेगा? फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, राइट। है ना। तो ये तो चलो रिपल्शन हो गया। अब देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी फील कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किसके कारण फील करेगा? ऑपोजिटली चार्ज प्रोटॉन्स। पार्टिकल के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यस है सर। तो वो प्रोटॉन्स के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। प्रोटॉन्स कहां पर है? न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस। है ना। तो देखो, अब ये जो यस सर। इलेक्ट्रॉन है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्सेस तो अंदर की तरफ, और दूसरा फोर्स रिपल्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन का बाहर की तरफ, राइट। यस। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है। तो अब देखो, इसको, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसमें क्या बात कही गई है, पहले मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूं, फिर अपन थ्योरी पढ़ लेंगे तो समझ में जाएगा, है ना। देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करो कि ये वाला जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, एटम में सिर्फ टेस्ट इलेक्ट्रॉन ही होता। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये नहीं होते तो क्या होता? तो ये वाला जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का पूरा फोर्स फील करता। यस सर। लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, n-1th शेल के और n-2th शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए, इसके कारण ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का पूरा फोर्स फील नहीं कर पाएगा, यस सर। यस है ना। सर। इसको अगर आपको समझना हो और देसी भाषा में, तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई कूलर लगा हुआ है, न्यूक्लियस की जगह पे मान लो मैंने कोई कूलर रख दिया, और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं ना। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ये सेकेंड रो है, यहाँ पे एक और बच्चा बैठा हुआ है, फिर ये लास्ट रो है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट बच्चा बैठा हुआ है, और कूलर हमने रखा हुआ है यहाँ पे जेड की जगह पे, न्यूक्लियस की जगह पे। तो लॉजिकली मेरे को बताओ कि जो लास्ट बच्चा है उसको कितनी हवा कूलर की फील होगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है ना कि बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। यस सर। यस सर। सही कह रहा हूं ना। बीच में यस। जितने यस बच्चे बैठे हुए होंगे भाई, वो उतनी हवा को ब्लॉक करेंगे, तो जो लास्ट बच्चा है उसको कम हवा फील होगी, और वही अगर बीच में कोई नहीं है तो भाई इसको ज्यादा हवा फील होगी, टेस्ट इलेक्ट्रॉन को, यस। है ना। तो सेम तरह का सर। लॉजिक यहाँ पर है कि ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील नहीं कर पा रहा है। क्या ये कहानी सबको समझ आई? यस सर। यस तो सर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसलिए अब हम इफेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं, है ना। इफेक्टिव वर्ड का क्या मतलब है कि अपन को ये बात तो समझ में आ गई सर कि जो एक चीज पूछो। हाँ पूछो।
सर इसको वैसा भी कह सकते हैं ना कि मतलब एक जैसे एक डब्बे में फोर्स एक लेफ्ट साइड से लग रहा है एक राइट साइड से, तो इफेक्टिव फोर्स ये होगा। राइट हाँ कह फोर्स सकते हो, फिजिक्स के टर्म्स में भी कह सकते हो, बिल्कुल, है ना। यस तो देखो, जो हम बात कर रहे थे कि भाई अपन को ये बात तो समझ में आ गई इतने डिस्कशन से कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज पूरा नहीं फील कर रहा, वो उससे कुछ कम न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है। तो अब वो जो नया न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। मतलब इफेक्टिवली वो इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या Yes, वर्ड sir. सबको समझ में आ रहे हैं क्लियरली? यस और इसको शॉर्ट में इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं फिर ZEFF, राइट। यस सर। तो अब मेरे को लॉजिकली बताओ कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन ज्यादा फील करेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन या बाहर वाला इलेक्ट्रॉन? सर बाहर वाला, सबसे बाहर वाला। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन ज्यादा फील करेगा, या किसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, अंदर वाले के लिए या सर बाहर वाले के लिए? सोच के बताओ थोड़ा। सर अंदर वाले को तो मतलब पूरा ही होगा ना, उसको तो अट्रैक्शन ही होगा सर। हाँ मतलब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि जैसे जैसे अपन बाहर जाते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी अगर हम बाहर जाते जाएंगे तो? बढ़ती जाएगी शायद। कम होती जाएगी ना भाई। सर पर सबसे पहले वाले पे तो लग भी नहीं रहा ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले वाले पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर ही है। देखो इसको अपन मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं पहले समझा देता हूँ, फिर तुम्हें समझ में जाएगा। ये देखो अब अपन थ्योरी रीड करते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस टू अपोजिंग फोर्सेस, है ना। दो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो दो फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। फोर्स यस ऑफ सर। अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। सही है। यस सर। जहां कोई लाइन समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं उसको डिटेल में स्लाइड पे लेके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सपोज इनर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट देयर, है ना। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता वो ज्यादा होता, अभी अपन ने बात की, राइट। यस Force of attraction experienced by test electron must be greater than it actually experienced because electronic repulsion weakens the force of attraction। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है वो थोड़ा वीक हो जाता है। सही है। यस सर। दिस रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, ये जो न्यूक्लियर चार्ज में कमी जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को फील हो रही है, और न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी अपडेटेड या चेंज्ड न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। लैंग्वेज समझ में आ गई क्या सबको? यस तो कम क्यों हो रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। कम क्यों हो रहा है ये तुम उससे कंपेयर करो ना, अभी जो मैंने कूलर वाला एग्जांपल दिया था भाई। आप कितनी आपको हवा, देखो दो बातें हैं, कूलर कितनी हवा दे रहा है और मुझे कितनी हवा फील हो रही है, ये दोनों बातों में फर्क है ना। अच्छा, जितनी फील हो रही है उसको बोल रहे हैं अपन न्यूक्लियर चार्ज उसको इफेक्टिव अपन बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ। फिर तो कम मतलब हो जाएगी। मतलब मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, तो भाई कूलर जितनी भी पावर से हवा छोड़ रहा हो, मुझे तो इस बात से फर्क पड़ेगा ना कि मेरे पास कितनी पहुंच रही है। हाँ फिर तो सर कम हो रही है ना। सर एक डाउट है हाँ पूछो। सर, इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि डिफरेंस है ये इलेक्ट्रॉन जितना लगाएगा फोर्स इस पे और जितना न्यूक्लियस लगाएगा? हाँ हाँ सर। कह सकते हो वैसे भी, लेकिन वैसे इसलिए मत करो, मतलब वैसे इसलिए मत समझो क्योंकि मतलब ये फिजिक्स के हिसाब से अपन नहीं डील कर रहे हैं, इक्वेशंस के हिसाब से अपन नहीं समझ रहे हैं ना। मतलब अपन को इसमें फोर्स बैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा, फोर्स बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यस उसको ऐसे मैथमेटिकली मत समझो, उसको लॉजिकली समझ के रखो, है ना। वो बात भी तुम्हारी सही है, ठीक है। लेकिन जो तुम बात कर रहे हो फोर्स के टर्म्स में बात हो रही है, थोड़ा वो बात सही है, लेकिन फोर्स से अपन को मेन कंसर्न नहीं है, अपने को मेन कंसर्न है ना ये इक्वेशन सर, एक डाउट और है। हाँ बताओ। सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूर है सर, तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर आते आते कम हो जाएगा ना, मतलब अगर दूर है हाँ उस न्यूक्लियस से तो बिल्कुल कम सर होगा। उसको वो भी तो रोल में आएगा सर। डिस्टेंस की तुम बात करो ना, डिस्टेंस। यस सर। हाँ तो वो तो डिस्टेंस तो कम होता ही है, मतलब जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है
ये प्रोटॉन्स का जो या जो न्यूक्लियस का चार्ज है ये ज्यादा फील करेगा, ये कम फील करेगा, ये और कम फील करेगा। वो तुम्हारी बात तो सही है, डिस्टेंस के साथ तो वेरी करता ही है, लेकिन अभी अभी मान लो कि अपने डिस्टेंस फिक्स कर दिया ना, मतलब जो वैलेंसी शेल है वो अगर पहले मान लो 5 मीटर पे था तो अभी भी 5 मीटर पे है। अपन डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे, अपन चेंज क्या कर रहे हैं, अंदर वाली सिचुएशन। हम दो सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, पहली सिचुएशन जब अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और दूसरी सिचुएशन जब अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन हम चेंज कर रहे हैं, हम डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे। ठीक है सर एक डाउट। चंद्रभान, क्लियर हुआ? Yes. हाँ पूछो संकित। सर ऐसा ऐसा होता है क्या कि मतलब जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील होगा, पर जो फर्स्ट शेल में उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इसके लिए कम आ रही है, इसके लिए कम आएगी, इसके लिए ज्यादा आएगी, इसके लिए और ज्यादा आएगी। नहीं सर मतलब एक डाउट और है। इक्वल नहीं होगा ये तीनों के लिए फोर्स ऑफ जेड अट्रैक्शन इफेक्टिव की वैल्यू नहीं नहीं, जेड इफेक्टिव इसलिए तो अपन जेड इफेक्टिव पढ़ रहे हैं ना। ये देखो अभी तुम जेड इफेक्टिव मैथमेटिक्स, नहीं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा हूँ। ऐसा करो एक बार अपन ये पहले पूरा पढ़ लेते हैं, है ना, यहाँ तक तुम लोग उसके बाद डाउट पूछना, क्योंकि आधे डाउट तो तुम्हारे यस बीच में क्लियर हो जाएंगे। आयुष क्या पूछ Yes. रहे हैं कि सर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, लॉजिकल सीधी सी बात है भाई, कि जैसे मैं अगर थर्ड रो में बैठा हूँ तो मेरे पीछे अगर कोई फोर्थ रो में कोई बच्चा बैठा है तो उससे थोड़ी ना मेरे को हिंड्रेंस हो रहा है। हिंड्रेंस किससे हो रहा है कि जो कूलर और मेरे बीच में जो बच्चे बैठे हैं उससे दिक्कत हो रही है। बात समझ में आ रहा है आयुष? बोलो जल्दी बोलो आयुष। ठीक है, देखो देखो आपने इसको फिर मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया, हमको ये बात तो पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो जेड जेड होता है न्यूक्लियर चार्ज, तो वो पूरा न्यूक्लियर चार्ज तो एक्सपीरियंस नहीं करने वाला, इतनी बात तो अपन को क्लियर हो गई, राइट। वो जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो जेड से थोड़ा सा कम होगा। तो देखो वो जो कम हो रहा है उसको अपन ने सिग्मा बोल दिया। तो देखो जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से अपन ने कुछ वैल्यू माइनस कर दी, तो अब जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो है क्या, जेड इफेक्टिव, जिसे बोलते हैं अपन जेड माइनस सिग्मा। सर ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जेड जेड लिया है क्या? फोर्स ऑफ नहीं नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस एक समझने का समझाने का तरीका है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशंस बनाई है ये न्यूक्लियर चार्ज के टर्म्स में बनाई है, फोर्स के टर्म्स में नहीं बनाई। फोर्स और चार्ज में फर्क होता है ना। यस ठीक है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फोर्स बैलेंसिंग के टर्म्स में इसे मत समझो, ठीक है, क्योंकि तुम फोर्स की इक्वेशन बनाओगे और फोर्स की इक्वेशन एग्जैक्टली बनेगी कैसे वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब वो अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंपल टर्म्स में इन्होंने समझाने की कोशिश की है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं। क्या सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। तो देखो Yes. जेड इफेक्टिव जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जेड है यहाँ पे एटॉमिक नंबर जिसको अपन न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। तो ये दो टर्म्स तो समझ में आ गए। जो तीसरा टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है सिग्मा, है ना। सिग्मा का क्या मतलब होता है, सिग्मा मतलब होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, या जिसे स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तीनों वर्ड्स का मैं मतलब समझा देता हूँ। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीन मतलब होता है किसी चीज पर कोई स्क्रीन चढ़ाना, अगेन मतलब सेम है ढकना। शील्डिंग, यस सर वो तो आ गया। शील्डिंग का मतलब अगेन ढकना, है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, राइट। और स्लेटर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, स्लेटर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है सिग्मा वाला इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो अब बात ये होती है, देखो ध्यान से सुनना, कि जैसे हम सोडियम की बात करें, है ना, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने प्रोटॉन्स होते हैं बताओ? 11 11 11, राइट। यस तो जैसे ये हमारा सोडियम का एटम है, इसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, सही है। यस तो अब देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए Z की वैल्यू का बोलूं, है ना, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए Z की वैल्यू की बात करूं तो Z की वैल्यू कितनी आएगी बताओ?
Z की वैल्यू सर एक बार बोलना क्वेश्चन Z सुना। की वैल्यू मतलब होता है एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज। तो ये वाला 11। जो इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में हाँ है, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी? 11, 11 ही है। है ना? 11। अच्छा इसके लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी? 11। 13 11। इसके लिए Z सेम की ही वैल्यू आई ना कितनी सबके आएगी? लिए। 11। हाँ, वही समझने वाली बात है कि Z की वैल्यू तो सबके लिए सेम होती है, क्योंकि आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, न्यूक्लियस का चार्ज तो वही है ना जो है। न्यूक्लियस अगर 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे, तो 11 प्रोटॉन के बराबर चार्ज न्यूक्लियस पे है। तो किसी भी यस इलेक्ट्रॉन के सर। लिए न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, राइट? किसी भी स्टूडेंट के लिए कूलर कूलर किस स्पीड से हवा फेंक रहा है वो वैल्यू चेंज नहीं होती, या कूलर कितनी हवा फेंक रहा है वो वैल्यू चेंज नहीं होती। चेंज कौन सी वैल्यू होती है कि स्टूडेंट को कितनी हवा रिसीव हो रही है। बात समझ में आ रही है? यस दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है? यस। स्टूडेंट यस सर। स्टूडेंट और स्टूडेंट, इस स्टूडेंट तीनों के लिए कूलर जैसे मान लो अगर 1 मिनट में 10 लीटर हवा फेंक रहा है, तो वो तीनों के लिए सेम है, क्योंकि वो तो कूलर की प्रॉपर्टी है ना, 10 लीटर हवा 1 मिनट में फेंकने की। लेकिन अब कौन सा स्टूडेंट कितनी हवा रिसीव कर रहा है वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाएगा। तो इस स्टूडेंट के लिए अमाउंट ऑफ हवा रिसीव्ड अलग होगी, इसके लिए अलग होगी और इसके लिए अलग होगी। तो कहने का मतलब क्या कि Z तो तीनों के लिए सेम रहता है, क्योंकि Z जो है वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। लेकिन जो Z इफेक्टिव है वो सबके लिए क्या रहेगा, बताओ? डिफरेंट, अलग अलग। है ना? तो इसके लिए Z इफेक्टिव 11 से थोड़ा कम होगा, इसके लिए थोड़ा और कम होगा, है ना? और इसके लिए थोड़ा और ज्यादा कम हो जाएगा। फॉर सर एक एग्जाम्पल, डाउट है। हाँ 1 मिनट रुको, अगर जैसे ये वैल्यू मान लो 8.5 आती है, तो ये वैल्यू हो सकता है 8 है, और ये वैल्यू हो सकता है 7.5 है। ठीक है? हाँ चंद्रमान यस। पूछो। सर ये जो सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के, वो सर बिल्कुल चिपक जाता है जाके किससे चिपक जाता है? प्रोटीन इससे, न्यूक्लियस से? न्यूक्लियस से। नहीं नहीं भाई, यस। चिपकता सर ऐसे मतलब क्यों? ऐसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना सर। तो वो रिवॉल्व भी तो कर रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लग रहा है बाहर की तरफ। ये तो यस। इस तरह का सवाल तुम पूछेगा कि अर्थ सन में क्यों नहीं जाके घुस जाता। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली यस। सेम क्वेश्चन। वो गैलेक्सी के लेवल पे यस। हो रहा है, कॉस्मिक लेवल पे, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे हो रहा है ना? यस। तो वही है कि भाई ऐसा ऐसा हो जाता तो फिर ना तुम होते, ना हम होते, ना ये दुनिया होती। मतलब एब्सोल्यूट आंसर तो यही है इसका। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई ऐसी है ताकि वो स्टेबल रहे। समझ गए चंद्रमान? सर हाँ सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ बताओ ना आयुष, बोलो। सर वो डायग्राम एक बार बता दीजिए। हाँ बोलो। सर इसमें जो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है सर, वो हम्म। फर्स्ट शेल पे रिपल्शन करेंगे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में? सेकेंड शेल पे जो, सेकंड हाँ शेल हाँ फर्स्ट बिल्कुल शेल। करेंगे, करेंगे करेंगे, अच्छा है ना? अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, सिग्मा तक पढ़ लिया। अब देखो तो होता क्या है, मेन पॉइंट जो मैं हाईलाइट करने वाला था वो ये था कि ध्यान से सुनना, कि हमने इक्वेशन तो लिख ली, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, राइट? अब ध्यान से सुनना, Z तो सबके लिए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, और Z इफेक्टिव चेंज हो रहा है। मतलब क्या चेंज होते जाएगा? सिग्मा चेंज होते जाएगा। सही कह रहा हूँ? यस सर। है ना? सिग्मा चेंज होते यस। जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगा, राइट? यस सर। ठीक है, चलो अब इस बात को अपन पढ़ भी लेते हैं। देखो सर इसकी यूनिट क्या होती है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की? इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू है, एक है ना, यूनिटलेस। सर चार्ज है ना सर, तो फिर वो होगी ना कूलम। अरे एक्चुअली ये जो है, ये जो Z है एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना इसे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, हाँ है ना? तो इसलिए अपन सर इसकी लेकिन जब हाँ बोलो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे तब तो आएगा ना सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर, नहीं 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 आएगा यार। इसको देखो, दो बातें हैं। Z जो है वो एटॉमिक नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो न्यूक्लियस के चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है। बस प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपको न्यूक्लियस का चार्ज लिखना हो तो फिर आप Z ही लिखोगे, Z नहीं लिखोगे, है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, कि Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। जैसे Z की वैल्यू 11 है, तो हम कहेंगे कि भाई उस एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो 11 है ये न्यूक्लियस के चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज अपन 11 नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में कितना बोलेंगे?
ZE बोलते हैं ना अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है? यस अपन ने वैल्यू प्लस ZE रखी थी, है ना? तो ये जो Z है, जब आप इसमें E मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो वैल्यू है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस के चार्ज को बताने लगती है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करो दोबारा। सर, मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा हम्म। सर, उसकी कुछ यूनिट होगी, कूलम ऐसी कुछ। नहीं नहीं, जैसे अगर अपन ये इक्वेशन लिख रहे हैं, एक सेकेंड रुको, जैसे अपन ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो इसमें तो ये Z की बात कर रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर अगर अपन रख रहे हैं तो फिर Z इफेक्टिव भी अपन सिर्फ एक नंबर ही रखेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, राइट? सर लेकिन वो तो न्यूक्लियर चार्ज है ना। ये इसकी बात कर रहे हो? यस सर। हाँ न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन वो यूनिटलेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये उस तरह का क्वेश्चन है जैसे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस टर्म है, लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि उसकी डेंसिटी होना चाहिए ग्राम पर ml, एक्चुअल में नहीं होती। सर लेकिन उसमें तो रेशियो ले रहे थे तो कट रही थी वो, क्या कहते हैं। तो लेकिन सर मैं, इसमें थोड़ी ना रेशियो ले रहे हैं। हाँ तो वो यार इन्होंने वो टर्म अब डिफाइन कर दिया है ना, इसको इसकी यूनिट नहीं लेते हैं, मतलब ये याद रखने वाली बात है यार, इसमें अब कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन है नहीं जो मैं तुम्हें लॉजिकल दे यस पाऊँ, है ना? ये इन्होंने डिफाइन ही इस तरह से किया है, तो अपन को इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, इस बात में इतना ज्यादा दिमाग लगाने की उससे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी जो इक्वेशन है उसमें वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होती है। तो जैसे जो इसकी यूनिट है वो इसकी यूनिट होगी, वो इसकी यूनिट होगी, है ना? तो अब जैसे Z अपन को पता है कि एटॉमिक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो Z इफेक्टिव की भी कोई यूनिट नहीं होगी, नहीं तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है, अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सेम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। अभी अपन ने बात की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबके लिए सेम नहीं होता, वो वेरी करता है विथ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, राइट? तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होते जाएगा, है ना? वेरी करता है विथ डिस्टेंस। दिस इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, दिस इफेक्ट, ये इफेक्ट जिसमें कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, ढकते हैं। ठीक है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को या टेस्ट इलेक्ट्रॉन को ढक रहे हैं। किससे ढक रहे हैं? फ्रॉम द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस, यार म्यूट कर लो यार, डिस्टरबेंस हो रहा है। म्यूट कर लिया क्या? एक सेकंड रुको, हाँ अब ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, देखो इस लाइन पे था मैं ना, फ्रॉम द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को ढक रहे हैं। किस चीज से ढक रहे हैं? न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है टेस्ट इलेक्ट्रॉन को, उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ढक रहे हैं, है ना? इसी इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? यस यस सर। तो अगली लाइन पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसा मैंने बताया, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के, है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों? एज इनर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट अ प्रोटेक्टिव स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस मतलब ये Z, और ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो एक स्क्रीन की तरह काम करते हैं। सही है? यस सर। ड्यू टू Yes. शील्डिंग इफेक्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन। शील्डिंग होने के कारण जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वो कम अट्रैक्शन फील करेगा, लेस अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, है ना? एज कंपेयर्ड टू द सिचुएशन व्हेन इनर इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। उस सिचुएशन की तुलना में जब इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर एब्सेंट होते तो। लैंग्वेज समझ में आ गई? यस सर। Yes sir. S orbitals have the largest screening effect for a given value, given n value, since S electrons are closer to the nucleus. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इस लाइन का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसका ये ऑर्डर बताया गया है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पे। s p d f ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ये सब ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। तो जैसे हमने ये वाली डायग्राम बनाई थी, ये जैसे अपना न्यूक्लियस है ना? सेमी डायग्राम अपन ने बनाई।
और जैसे मान लो कि मैं थर्ड ऑर्बिट कंसीडर कर रहा हूँ सीधे, है ना, फर्स्ट और सेकंड नहीं कंसीडर कर रहे अपन, सीधे n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट कंसीडर कर रहे हैं, तो थर्ड ऑर्बिट में 3 सबशेल होंगे SPD, सही बात है? यस सर, यस है ना, 3s 3p 3d, एक सेकेंड यार, 3s 3p और ये 3d, राइट? यस सर, है ना, ये इस तरह से इसमें पांच डब्बे बन जाएंगे, 3s 3p और ये 3d, ठीक है? तो वहां पर हमने ये बात की थी कि जो s ऑर्बिटल है वो सबसे छोटा होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, फिर p का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, d का और दूर होता है, अगर तुम लोग को याद हो तो। इसको अगर अपन को Yes, sir. डायग्रामेटिकली बनाना हो तो देखो कैसे बनाएंगे। s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। तो, Yes. यस सर, तो जो 3s है उसका जो s ऑर्बिटल है वो ऐसे स्फेरिकल होगा, तो मैं आधा स्फीयर बना रहा हूं यहाँ पे, है ना? यस सर, फिर जो 3p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल डंबल होता है, तो Yes, डंबल sir. का जो एक लोब है वो मैं बना रहा हूँ, दूसरा लोब नीचे होगा, जिसको कि आप अपने मन में इमेजिन कर सकते हो, है ना? तो ये p हो गया। 3 होंगे ना सर टोटल? हाँ 3 होंगे, अभी अपन समझने के लिए एक ही बना रहे हैं, नहीं तो डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है? यस, और फिर d, इसको डबल दूसरे कलर डबल, से बना देते हैं, देखो अब d देखो, तो d के 4 लोब होते हैं एक d ऑर्बिटल के, जिसमें से 2 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और 2 होंगे नीचे, तो एक लोब तो ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया, ठीक है? तो एटॉमिक Yes, स्ट्रक्चर में जब अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डब्बे वगैरह, ये तो बस एक लिखने का तरीका है, एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं होती। एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है? ये ऑर्बिटल्स, याद है सबको? यस सर, है Yes, ना? sir. ये तो बस अपन अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम ऐसे डायग्राम बना नहीं सकते, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, यस सर, अगर ये तो अपना 3s है, ये है अपना 3s, ये वाला है अपना 3p और ये वाला है अपना 3d, राइट? तो अगर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है s में, तो मान लो वो यहाँ पर है, अगर वो p में है तो मान लो यहाँ पर है, और वो d में है तो मान लो यहाँ पर है। तो फिर ऐसा कहा जाता है, इस तरह इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि देखो, अगर आप s का इलेक्ट्रॉन देखोगे तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, p का देखोगे तो वो थोड़ा सा दूर है, और d का देखोगे तो वो और ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, सही बात है? यस सर, तो भाई अब सीधी सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को उतना ज्यादा ढकेगा ना। यस Yes. सर, मतलब ये उस तरह की बात है, वही जो कूलर वाला एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये एक कूलर लगा हुआ है और ये यहाँ से इसमें हवा आती है, ठीक है? एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ठीक है, अभी तो थोड़ी थोड़ी हवा इसको भी आएगी इसको भी आएगी। अब ये जैसे जैसे पास जाते जाएगा तो इसको हवा कम महसूस होने लगेगी ना, क्योंकि ज्यादातर हवा को ब्लॉक करने लगेगा, राइट? यस सर, Yes, sir. है ना? जैसे जैसे ये क्लोज मूव करने लगेगा, मान लो ये यहाँ पे एकदम ही यहाँ पे सट के आ गया, कूलर के सट के बैठ गया ये मान लो, तो ये तो लगभग पूरी हवा को ब्लॉक कर रहा होगा, है ना? तो Yes, sir. सेम लॉजिक यहाँ पर है कि ऐसा कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास है वो उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होता है। इस लाइन का क्या मतलब है? उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होता है, इसका मतलब वो वाला पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा ढकेगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा है, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये अपने बाहर यस वाले सर, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा कम ढकेगा इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में। लॉजिकली बात समझ में आ गई सबको? यस सर, तो अब मैं दोबारा शीट प्रोजेक्ट करता हूं। हाँ ये देखो, अब इस लाइन को पढ़ो, s ऑर्बिटल्स हैव द लार्जेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे अभी अपन ने n की वैल्यू रखी थी 3 अपने डिस्कशन में, है ना? तो जब n की वैल्यू फिक्स है तो s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है ना? उसका रीजन क्या है? क्योंकि s और x इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, है ना? यस सर, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SPDF, ठीक है? समझ में आ गया इफेक्टिव यस सर, न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट?
तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो अभी जैसे जैसे वो आगे के टॉपिक्स में एप्लीकेशन आएंगे वैसे वैसे मैं बता दूंगा, है ना। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे हम ये बात करते हैं, मैं अभी ब्रीफ में आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये चीज दोबारा आएगी तो मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, है ना। जैसे Yeah. हम जैसे हमने आप लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी सुना होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 10th क्लास में, Yes, sir. है ना। तो देखो उसका क्या मतलब था कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई न्यूक्लियस है और जैसे मान लो हम सोडियम की बात करें, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये है सोडियम एटम। अगर आपको इसको सोडियम आयन में कन्वर्ट करना है, कैटायन में, तो कैटायन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। कैटायन का मतलब ये है Na प्लस, प्लस मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, Lose. छोड़ दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इसी को अपन आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयोनाइजेशन सर एनर्जी एक मतलब, डाउट पूछूं? हाँ एक मिनट रुको मैं अपना स्टेटमेंट खत्म कर दूं। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिससे कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाए, ठीक है। तो अब Yes, देखो sir. सीधी सी बात ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पे जेड इफेक्टिव कितना है। लॉजिकली मेरे को सोच के बताओ करना चाहिए कि नहीं। सर एक और आप बोल दीजिए स्टेटमेंट। यस इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज होगा एटम से, ये इस बात पे डिपेंड हाँ करता है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है। हाँ, यस सर करना चाहिए कि नहीं लॉजिकली। करेगी सर। यस जितनी कम होगी उतना यस अच्छे से हाँ जल्दी मतलब आएगा। जितनी कम होगी जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उतना आसान होगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना। सही बात है। यस सर। यस तो देखो अब अगेन यहाँ पे वही बात आ गई कि किस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, या किस एटम को आयन में कन्वर्ट करना कितना आसान है कितना मुश्किल है, वो सर उसके, इलेक्ट्रॉन की होगी एक ना मिनट रुको एक मिनट आयोनाइजेशन रुको एनर्जी तो। एक मिनट रुको, किस एटम को आयन बनाना कितना आसान है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है। और जेड इफेक्टिव की वैल्यू जब आप जेड इफेक्टिव की जब आप बात कर रहे हो इसका मतलब आप सिग्मा की भी बात कर रहे हो, क्योंकि जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, राइट। तो यस इसका मतलब आप शील्डिंग इफेक्ट की बात को कर रहे हो कंसीडर। अब बोलो चंद्रभान संकेत। सर, वो आयोनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की होती है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, हाँ, कि हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो वही है ना कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि वो बंधा हुआ है ना। यस सर। सर आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी तो होती थी ना, मतलब सेकंड लेवल थर्ड लेवल से इनफाइनाइट पे भेजना। तो हाँ वही बात है मतलब ना, बाहर किसी, निकालने को इनफाइनाइट बोला जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन यही पढ़ा था कि किसी भी पर्टिकुलर लेवल से जब अपन इन्फानाइट लेवल में पहुंचा देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो ट्रांजिशन होता है n इज इक्वल टू 3 से इंफिनिटी, इसको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यस सर। हाँ मतलब ये बात तो सही है। और कोई सर डाउट तो है क्या जो इसमें। जेड हाँ जेड इफेक्टिव आएगा वो उसकी इक्वल आएगा, मतलब वो अपन निकालते थे एनर्जी देते, मतलब एनर्जी का अमाउंट निकाल लेते थे। हम्म। कितनी एनर्जी देंगे अपन इस वाले नहीं 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 इलेक्ट्रॉन नहीं, को, वो उसके इन्फिनिटी उसके मिल इक्वल जाएगा। नहीं आएगा, इसको इक्वल इक्वल के टर्म से मत समझो, क्योंकि एनर्जी की यूनिट अलग है, वो जूल्स में अपन बात करते हैं, वहां पे जूल्स है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसको उसमें मिक्स सर मत एक करो। डाउट और। हाँ एक मिनट रुको, इसको उसमें मिक्स मत करो। एनर्जी की कैलकुलेशन अलग है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपको, ठीक है। बस आपको यस रिलेटिव, आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है कि किस सिचुएशन में क्या होता है, ठीक है। यस सर। हाँ चंद्रभान बोलो। सर वो तो बस हाइड्रोजन में ही होगा ना सर, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल आ जाएगी उसके, जो वो वाली एनर्जी निकालते थे, हम्म, डेल्टा ई। हाँ हाँ सर वही पूछ रहा था मैं सर, और किसी आइटम में नहीं होगी ना, मतलब और किसी टाइप के एलिमेंट में। मतलब तुम एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हो, मेरे समझ में नहीं, एक बार दोबारा पूछो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि बस वो हाइड्रोजन में एप्लीकेबल है ना, वो वाली डेल्टा ई वाली। डेल्टा ई वाला फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है, बोर्स थ्योरी वगैरह, ट्रांजिशंस, यस सर, सर वो मैं वो यहाँ लगा हाइड्रोजन, रहा हूँ मतलब। वो हाइड्रोजन एटम में एप्लीकेबल है बिल्कुल। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, है ना। सर वो यहाँ एप्लीकेबल क्यों नहीं है? यहाँ एप्लीकेबल भी नहीं है पहली बात, और दूसरी बात अपन उसकी बात ही नहीं करेंगे ना, है ना। मतलब वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है। वहां पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहां पर अपन एनर्जी वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एनर्जी के टर्म्स में नहीं डील करना है। सर यहाँ पे भी तो आयनाइजेशन एनर्जी है, वहाँ पे भी थी।
यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी एज सच नहीं है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई किसको आयोनाइज करना आसान है, किसको आयोनाइज करना मुश्किल है। ठीक है, तो यस मतलब सर। यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन, वो जब क्वेश्चन अभी आएंगे तो मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, आगे की Yes. बात है वो, उसको लेके अभी ज्यादा मत परेशान हो अपन सर अभी। एक डाउट और, हाँ पूछो। सर जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी काम आता है क्या? हाँ बिल्कुल काम आता है, दोनों दोनों तरीके से काम आता है। कैसे? कैसे पूछ रहे हो? हाँ यस सर। वही मतलब कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये अभी जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये मतलब ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा आगे का है, एक दो लेक्चर आगे का है, तो उसमें अपन समझ लेंगे। मैं तुमको दिखा देता हूँ, देखो ये जो है, ये देखो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। तो बस अपन को यहाँ पे इसमें कंपेयर करना होता है, और ये है उसके नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो यहाँ पे जब अपन पहुंचेंगे ना इस टॉपिक पे, तब मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, अभी पहुंच जाए पहले वहां तक। तो अभी फिलहाल के लिए तुमको जेड इफेक्टिव समझ में आ गया ना, जेड इफेक्टिव का क्या मतलब होता है, इतना समझ में आ गया हाँ यस सर। है ना। दो बातें अपन को अभी इस टॉपिक से आगे कैरी करना है। पहली चीज, आपको जेड इफेक्टिव का मतलब समझ में आना चाहिए क्या है, और दूसरी चीज आपको ये बात याद होना चाहिए, है ना। ये मेन कंक्लूजन है, बाकी जो आगे के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको उस टाइम पे समझा दिए जाएंगे, है ना, उसकी टेंशन मत लो सर अभी। हाँ बस पूछो। सर अभी किसी हॉरर 9 ने वो कर रखा है अपना हैंड रेस। हाँ तो वो कुछ मैसेज वगैरह लिखे या कुछ पूछे तो मैं बताऊँ हैंड रेस करने से क्या होगा। सर वो स्टार्टिंग से ही था, बहुत पहले से था। सर ये लेक्चर कब से चल रहा है? कितना ये कोर्स हो लेक्चर, गया अभी? अरे ये तो तुम बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हो यार। ये तुम कौन से बैच के हो? ये क्या सर? तुम कौन से बैच के हो? हाँ इसी बैच के हैं सर, अभी न्यू एडमिशन हुआ है कल ही। अच्छा कल ही एडमिशन हुआ है न्यू, तो मेरे को क्लास के बाद कॉल करना, मैं डिटेल में बताता हूँ यार, है ना। ठीक है। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ ये जेड इफेक्टिव अपना ये क्लियर हो गया। यस यस सर। चलो भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक पेज पे अपन 45 मिनट से हैं, जो कि वेरी वेरी स्लो देन एवरेज स्पीड। तो लेट्स मूव ऑन नाउ। ये जो पेज है, लिस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, हमने मोल, ये इसने सेट लिखा, ये सेट नहीं है स्टेट है ना, मिसप्रिंट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमने काफी हद तक उसमें पढ़ा था मोल में, है यस ना। सर। तो हमको ये तो पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। वहां पर हमने एक दो पॉइंट्स ये भी पढ़े थे कि जो पी ब्लॉक के एटम्स होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, याद है, N-3 to यस सर N+5। यस हाँ सर। ठीक है, तो यस सर। अब इस ये वाली जो टेबल है, इसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर एटम के क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, या किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो एटम पाया जाता है, उन सबकी एक लिस्ट यहाँ पर है। ठीक है, याद तो करने की जरूरत थोड़ी ना है, नहीं क्या नहीं, इतने इसको सारे याद एटम्स? करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब अपन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये चीजें वहां पे डील कर ली जाएंगी। तो फिलहाल इस चैप्टर के लिए आप इस टेबल को इग्नोर कर सकते हो। 11th में एस और पी है ना दोनों? 11th में एस ब्लॉक है, और पी ब्लॉक के पहले दो ग्रुप्स हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, है ना। तो देखो अब अपन आगे आते हैं, कब पढ़ेंगे ये चैप्टर, कब मतलब यार मैं कैसे, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन एक्चुअली आयुष क्या है, तुम डेट जानना चाह रहे हो मुझसे या टाइम जानना चाह रहे हो? तुम जानना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली, कितने महीने नहीं सर बाद? कंटिन्यू सर, रहने दो छोड़ो। हाँ थोड़ा यार वे थोड़े से सेंसिबल क्वेश्चन पूछा करो यार, है ना। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा इसके पहले वो बेसिक था, है ना। अब जो शीट में आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे सेक्शन है ना। पहले जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो दे विल बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। यस बाकी सर ये एक टॉपिक, डाउट है हाँ पूछो। सर, मतलब जो भी पढ़ा सर वो कुछ काम का नहीं था क्या? अरे अभी मैंने 5 मिनट पहले क्या लाइन बोली थी चंद्रभान, बताओ। अच्छा तुम लोग मेरे को ये बात, एक बात बताओ,
कि जैसे रेनबो कैसे फॉर्म होता है। एक मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से, कोई मेरे को पता है रेनबो कैसे फॉर्म होता है? डिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से, है ना? यस सर। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग, मतलब स्प्लिट हो जाती है लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। Relative- लाइट क्यों स्प्लिट होती है? होती है। मतलब वो प्रिज्म जो से निकालो तो। डेंसिटी चेंज हो जाती है सब्सटेंस की। एयर की हाँ डेंसिटी वो। कम है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो कम डेंसिटी के कारण वो बेंड हो जाती है लाइट। इस तरह से अपन को पढ़ाया जाता है 10वीं में। तुम लोग मेरे को एक Yes. बात बताना सोच के कि इसके बाद जैसे हाई लेवल की फिजिक्स की हम बात करते हैं तो वहां पे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होते हैं उनको डील किया जाता है। मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट है ना, उसको उसको अगर सीधे उसको जैसे ये ना बताया जाए बचपन में, जैसे पहली दूसरी क्लास में रेनबो छपा हुआ होता है अपनी किताब में साइंस के, है ना, उसको बस इतना बताया जाता है कि रेनबो क्या होता है, उसमें ऐसे 7 कलर्स दिखते हैं। उसको अगर रेनबो कुछ ना बताया जाए, उसको सीधे 10वीं में ये पूछ लिया जाए कि भाई आप तो ये बताओ कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तुमको नहीं लगता वो कंफ्यूज हो जाएगा? या उसके माइंड पे सडनली ज्यादा लोड पड़ जाएगा? इससे समझ नहीं आएगा कुछ। उसको कुछ समझ नहीं आएगा भाई। उसको पहले तो इतने मतलब 3-4 साल में उसको सेट किया जाता है उसके माइंड में कि भाई रेनबो ये है। फिर धीरे धीरे उसको ये बताया जाता है कि लाइट क्या होती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फिर बाद में उसको ये समझाया जाता है कि अच्छा लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड भी होती है। फिर उसको थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाया जाता है कि भाई जब प्रिज्म है तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ जो है वो अलग अलग एंगल पे बेंड होती है, और हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, जिसके कारण आपको 7 अलग अलग वेवलेंथ के कारण 7 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। तो Yes, sir. अगर कोई स्टूडेंट उस टाइम पे ये पूछे, मतलब कोई मतलब जो सेकंड या थर्ड क्लास का जो बच्चा है वो ये पूछे कि सर आप रेनबो क्यों पढ़ा रहे हो, हमने तो कभी देखा ही नहीं, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मैंने रेनबो एक बार भी नहीं देखा, क्यों पढ़ा रहे हो हमें? तो अब बताओ मैं क्या बोलूं उसको? तो मेरी बात समझ लो ना, वही सेम बोलना टाइप। चाहते हो कि हाँ, स्टेप तो बाय स्टेप सेम टाइप का क्वेश्चन आंसर वो चंद्रभान तुम्हारे क्वेश्चन का था जो तुमने पूछा कि हमने अभी जो पढ़ा वो फालतू है क्या? तो भाई फालतू कुछ भी कोई भी चीज नहीं है। आप हर चीज जो पढ़ रहे हो, मतलब ये मैं आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं ये क्वेश्चन। केमिस्ट्री में उन्हें काफी चीज ऐसी लगती है जो मतलब पता नहीं क्या है और क्यों है ना? तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। हो सकता है वो अभी आपको समझ में आए, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए। अभी समझ में नहीं आएगा तो बाद में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा ही, ठीक है? इसलिए उसको पढ़ाया जा रहा है, प्लस नहीं तो उसको माइनस है इस पढ़ाने का चैप्टर कोई का। सेंस ही नहीं था। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? प्लस माइनस है क्या इस चैप्टर का? वो पढ़ चुके हैं मैं। प्लस माइनस मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये जो बोल रहे हो ऊपर के, हाँ। मतलब बेसिक चीज है ना, जैसे जेड इफेक्टिव होगी अभी आगे के कॉन्सेप्ट्स में यूज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी में, आयोनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है? तो इसलिए उसको पढ़ाया यस गया सर। है। तो अब देखो अपन मुद्दे पे आते हैं। एटॉमिक रेडियस, है ना? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। देखो रेडियस मतलब क्या होता है? रेडियस मतलब होता है सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी। सही बात है? यस सर। सिंपल मतलब एक सर्कल का जो रेडियस होता है, ऑर्बिट भी क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है तो उसका रेडियस। तो अब एटम का रेडियस क्या होगा? तो जो एटम का जो रेडियस है, जैसे मान लो हम सोडियम एटम की बात करें, है ना, तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ये थर्ड ऑर्बिट है। तो इस न्यूक्लियस से ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसकी जो दूरी है, इसको अपन बोलते हैं सोडियम एटम का रेडियस। लॉजिकल है, यही होना चाहिए डेफिनेशन। यस सर। ठीक है, अब देखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक ही बात है, एंड न्यूक्लियस, राइट? अब देखो यस। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस तो बहुत सिंपल टर्म है, ये अपन को समझ में आ गया। ये फिर उन्होंने कुछ टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं जिससे आप ये मेजर करते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये काफी हाई लेवल के टेक्निक्स हैं, इनको अपन यहाँ पे समझ नहीं सकते अभी, है ना? ये फिजिक्स में समझाए जाते हैं, वो भी मतलब यहाँ पे 11th-12th में नहीं समझाए जाते, वो भी हाई लेवल की फिजिक्स में फिर समझाए जाते हैं अगर आप परस्यू करोगे तो, ठीक है? जो मुद्दे की बात है वो ये है कि एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस मतलब किसी एटम का रेडियस। प्रॉब्लम ये है कि नेचर में जो एटम है वो आपको इंडिविजुअली नहीं मिलता। जैसे जैसे मान लो ये डायग्राम में आपको Cl2 दिख रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ पर आपको क्लोरीन एटम अकेले नहीं मिलेगा, क्लोरीन एटम को आपको बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगा।
Yes. है ना। तो ये जो Cl2 कंपाउंड है ये कोवैलेंट कंपाउंड है। सिमिलरली जैसे हम एल्यूमिनियम सॉलिड की बात करें तो ये जो एल्यूमिनियम है ये एक मेटेलिक कंपाउंड है, तो फिर हम यहाँ पे मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं। बी वाला दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये जो रेडियसेस हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, इनकी बात देखो क्योंकि की जाती है क्योंकि जो रेडियस है एटम का, है ना, एटम जनरली आपको इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा, तो जो रेडियस है वो भी फिर हम जनरली एटॉमिक रेडियस नहीं कंसीडर करते, हम एटम के रेडियस को उस फॉर्मेट में कंसीडर करते हैं जिस फॉर्मेट में एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जैसे हम अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस के लिए हम कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे, है ना, क्योंकि क्लोरीन का जो एटम है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है दूसरे क्लोरीन एटम से एक Cl2 मॉलिक्यूल में। बात समझ में आई? Yes, sir. फिर यस सर। जैसे हम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड में अगर कोई सोडियम के रेडियस की बात करेगा तो फिर हमको वहां पे आयोनिक रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हैज एन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन, राइट? Yes, sir. उसके बाद फिर होता है मेटेलिक रेडियस। तो जैसे हम एल्यूमिनियम की स्ट्रिप की बात करें या हम आयरन की स्ट्रिप की बात करें तो उसमें एक एटम का दूसरे एटम से मेटेलिक बॉन्ड रहता है, तो फिर ऐसे केस में हम मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं। और ये चौथा होता है वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो वॉन डेर वाल्स रेडियस ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो एटम, उनमें वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मतलब ये उस तरह की बात है कि ये बात आपको पता है कि कोई भी जो दो रैंडम बॉडीज हैं यूनिवर्स में उनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। Yes, ये बात तो सुनी होगी फिजिक्स में, yes, sir. है ना। ऑल्दो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें होता है। इसी तरह से यहाँ पर ऐसा कहा जाता है केमिस्ट्री में कि कोई भी जो दो रैंडम, वो भले ही एटम हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये मान लो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना। वैसे तो दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं विदाउट अ डाउट, लेकिन फिर भी ये दोनों भी एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अब वो जो फोर्सेस है उसको वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बोला जाता है ना। तो ध्यान से सुनना, ये जो आपको इसको वॉन डेर वाल्स बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना। तो एक सेकेंड रुको, मैं शीट प्रोजेक्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो 4 टाइप के बॉन्ड्स है ना, पहले रेडियस वर्ड पे बाद में फोकस करना, पहले बॉन्ड पे फोकस करो। कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। ये जो 4 टाइप के बॉन्ड्स हैं ये आप इन डिटेल पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आपको है भी, है ना। तो अब सीधी सी बात ये है कि भाई जिस टाइप का बॉन्ड होगा उसी टाइप का रेडियस होगा, राइट। तो ये सर एक देखो डाउट है। एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो ये लाइन लिखी हुई है, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, है ना। Yes, sir. किस टाइप का केमिकल बॉन्ड है उसी के बेसिस पे फिर अपन उसका रेडियस उस एटम का अपन कैलकुलेट करते हैं। लॉजिकल है? Yes, sir. हाँ चंद्रमान पूछो। सर जो वेंडर वाल्स रेडियस होगा सर, वो मतलब सर HCl में, HCl के एटम मतलब मॉलिक्यूल में होगा क्या? HCl के मॉलिक्यूल वॉन डेर वाल्स रेडियस पे अभी अपन आएंगे तब मैं समझाता हूँ, है ना। चौथे नंबर पे ये पढ़ेंगे अपन, तब पूछ लेना, यस सर। ठीक है। यस सर। अभी अपन फ्लो में आगे बढ़ते हुए पहले हम कोवेलेंट रेडियस को डील करते हैं। तो देखो ये सब बहुत सिंपल सिंपल चीजें एक बार में समझ में जाएगी, बस ध्यान से सुनते जाना। देखो कोवेलेंट रेडियस इज कैलकुलेटेड इन कोवेलेंट कंपाउंड। लॉजिकल बात है, कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। इस बात को आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये बात अभी इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है। तो इस लाइन को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर शेयरिंग सकते ऑफ हो। इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। शेयरिंग ऑफ वही इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, हाँ एक ही बात है, ठीक है। सर कब पढ़ेंगे, कब केमिकल बॉन्डिंग? यार मुझे लगता है कि शायद इसके बाद पढ़ना तो चाहिए, है ना। तो अब देखो फ्लोरीन, ये देखो अब यहाँ पे ये कोवेलेंट रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। तो ये देखो ये सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, F2 Cl2 Br2 I2, है ना।
तो यहाँ पर एक एक एटम के रेडियस की हम बात करें तो फिर हम यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमको एक फ्लोरीन एटम का रेडियस देखना है तो वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है दूसरे फ्लोरीन एटम से, इसलिए हम यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। तो देखो अब इसमें कोवेलेंट रेडियस को कैसे बताया जाता है, बहुत सिंपल है। देखो पहला दो कैटेगरी में कोवेलेंट रेडियस को डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनना। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो मतलब सेम टाइप। सेम, सिंगल है ना? सेम, हाँ और हीटेरो मतलब डिफरेंट, अलग अलग। है ना? तो जैसे जैसे Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि जो दोनों एटम है क्लोरीन क्लोरीन वो दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है? यस सर। हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हीटेरो एटॉमिक जैसे कि HCl, हाइड्रोजन, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें जो दोनों एटम है HCl या फिर A B वो दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, राइट? तो अब देखो अब अपन एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो सीधी सी बात यह है कि इसमें रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। RA देखो कैसे कैलकुलेट किया गया है, DAA/2। अब DAA का क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ AA मॉलिक्यूल इज DAA, है ना? आयुष क्या पूछ रहा है कि सर कार्बन के एलोट्रोप जैसे डायमंड कोवेलेंट रेडियस में आएगा? बिल्कुल कोवेलेंट रेडियस में आएगा। तो देखो ये बात सबको समझ में आई क्या? फिर उसका सबसे हाँ पूछो आयुष, क्या डायमंड का सबसे बड़ा radius, तुम्हारी आवाज क्रैक कर रही है यार, डायमंड का बीच बीच सबसे में बड़ा radius होगा। आवाज क्रैक कर रही है आयुष। ये इसको सर्कल मान लेना यार, है ना? ये इसमें क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो एक ये क्लोरीन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ये है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? ये वैलेंसी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। आयुष मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूं अभी, ठीक है? और ये बॉन्डेड है दूसरे क्लोरीन एटम से, ठीक है? तो ये इस क्लोरीन का जो ये ब्राउन वाला जो एटम है ये राइट वाले क्लोरीन का है प्लस इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, सही है? 6 क्यों सर? 6 इसलिए भाई क्योंकि एक तो अपन ने ये दिखा दिया ना, 1 + 6 7, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन में। हाँ ठीक है। तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड है ना? कॉमन रीजन में आ रहे हैं ये दोनों, ठीक है? तो Yes. ये Yes, अपना sir. बन गया Cl2 मॉलिक्यूल। तो इसमें अपन को Cl का रेडियस कैलकुलेट करना है ना, क्लोरीन एटम का रेडियस। तो अब वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो एक्सपेरिमेंटली देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली जो आपको वैल्यू मिलती है ना? ये मान लो इस एटम का रेडियस है और ये मान लो इस एटम का रेडियस है। इन दोनों की डिस्टेंस ऑफ कैलकुलेट करो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 Cl एटम्स, सही है? यस सर। ये आपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसको आप हाफ कर दो, तो हाफ से आपको क्या मिलेगा? आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली ये जो हाफ डिस्टेंस है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? रेडियस ऑफ वन क्लोरीन Radius. एटम। यस बात समझ में आ गई? सिंपल है, लॉजिकल है। यस सर हमेशा फिक्स रहती है किसी एटम की रेडियस? किसी एटम की रेडियस मतलब वो डिपेंड करेगा ना कि वो कोवेलेंटली बॉन्डेड किससे है। एक क्लोरीन जैसे दूसरे क्लोरीन से बॉन्डेड है तो उसकी रेडियस अलग आएगी, और अगर क्लोरीन जैसे हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो उसकी रेडियस अलग आएगी, यस सर। है ना? अगर रेडियस फिक्स होती तो फिर ये फॉर्मूला पढ़ने का सेंस ही नहीं था ना कुछ। फिर तो आप एक टेबल बना दो, उस टेबल में सारे एटम्स की रेडियस लिख दो जैसे अपन ने एटॉमिक नंबर लिख रखा हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम वही है कि एक्सपेरिमेंटली एटम की रेडियस एग्जैक्टली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एटम जो है वो इंडिविजुअली नहीं रहता, किसी से जुड़ा हुआ रहता है। तो अपने पास जो ये जो टेक्निक्स थी अपन ने जो ऊपर देखी, एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इन मेथड से जो अपने पास डिस्टेंस आती है वो मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है। उसके हेल्प से फिर अपन एटम के एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, सॉरी एटम का एक अप्रोक्सीमेट रेडियस कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई संकित? यस सर। तो बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना? ये सेम चीज अपन ये हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखें तो हीटेरो एटॉमिक मतलब जिसके दोनों एटम अलग अलग हैं, जैसे ए बी मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल
दैट इज एग्जांपल CI, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C एंड I आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। एंड ये देखो इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दूं, ये पिछले क्लास में Yes, बताई तो sir. थी यार शायद मैंने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स होती है, ये आगे आएगी। देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ ये आगे कहाँ पे आएगी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये देखो ये है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो मैंने शायद एक टग ऑफ वॉर वाला एग्जांपल भी बताया था कि जिसमें पावर ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद को नेगेटिव करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला जाता है आसान भाषा में, है ना? तो बस वही बात है। अपन वापस पॉइंट पे आते हैं, कहाँ पे थे ये। तो हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में देखो आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? DAB क्या हो जाएगा? RA प्लस RB। एग्जाम्पल फॉर AB मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ये है ना? तो इसको इग्नोर कर दो, ये हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है इसका कैलकुलेशन आपको आएगा नहीं, ठीक है? तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। जनरली अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का आता है ना? पहली चीज दूसरे वाले में एवरेज लेंगे क्या? दूसरे वाले में एवरेज टाइप ले लेते हैं। दूसरे वाले पे एक तो आता नहीं है मतलब क्वेश्चन कभी, है ना? देखो इसमें क्वेश्चन तो आपको पहले वाले में भी नहीं आएगा। इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आपको बेसिकली ये पूछा जाता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, और इस एटम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो क्यों, और यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तो क्यों, ठीक है? तो ये जो अपन फॉर्मूले वगैरह देख रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं बता दूंगा, इसको आप लोग इग्नोर कर देना हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को। तो देखो ये तो अपन ने बात की कोवेलेंट रेडियस की। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, आयोनिक रेडियस, ठीक है? आयोनिक रेडियस मतलब आयन का रेडियस। तो आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन तो कैटायनिक रेडियस, एनायन तो एनायनिक रेडियस। अब देखो पहले हम कैटायनिक रेडियस की बात करते हैं। तो जब एक कैटायन कैसे बनता है? जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो कैटायन बनता है। Yes, sir. When a neutral gaseous atom loses electron, it converts into cation. ठीक है? तो अब भाई सीधी सी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एटम ने छोड़ दिया तो कैटायन का रेडियस तो कम हो जाएगा ना? सही बात है क्या? देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये बात बहुत लॉजिकल है कि जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात हम करें, सब लोग ध्यान से सुनना। मैग्नीशियम ये मान लो मैग्नीशियम एटम है, तो 2, 8 और इसमें वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नीशियम में, बताओ? 2। देखो तो अभी जो है हम आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, राइट? तो जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसका जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, है ना? मान लो मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, मान लो मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg+1, सही है? yes sir. तो अब ये कैटायन है, तो इस कैटायन का रेडियस Mg की तुलना में ज्यादा होना चाहिए कि कम? सोच के बताओ। सर कम। ज्यादा होना चाहिए सर बराबर। तो कम होना चाहिए शायद। देखो लॉजिकली अगर हम देखें तो मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे मैग्नीशियम +1 की तुलना में, सही बात है क्या? हाँ। तो जब मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो न्यूक्लियस है ना? मान लो कि न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन्स थे? 12 मैग्नीशियम एटम में। Yes. मैग्नीशियम एटम में
और मैग्नीशियम +1 कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे न्यूक्लियस पे, ये बात तो मानते हो ना? फर्क किस में आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, राइट? तो देखो ध्यान से सुनना, लॉजिकली समझ में आ जाएगा। पहले जब मैग्नीशियम एटम से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला गया था तो 12 प्रोटॉन का फोर्स पूरे 12 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, ठीक है? तो इसीलिए जो पर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम लग रहा था। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अब 11 इलेक्ट्रॉन बचे जिस पे 12 प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो अब 11 इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई मेरे पास 100 रुपए हैं और वो मेरे को 10 लोगों में बांटना है, तो प्रति व्यक्ति कितने रुपए आएंगे? 10, है ना? पर स्टूडेंट ही विल गेट 10 रुपीज, है ना? और अगर 100 लोग हैं, सॉरी 100 रुपए हैं और उसको मेरे को 9 लोगों में बांटना है, तो ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगी ना? पर स्टूडेंट कितने रुपए रहेंगे? 11.11। बात, ये वाली बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना? तो सेम बात यहाँ पर है कि भाई प्रोटॉन तो सॉरी न्यूक्लियस तो जितना न्यूक्लियर चार्ज इसमें था उतना ही यहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम किए तो भाई अब कम इलेक्ट्रॉन्स है तो कम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स फील होगा। यस तो Yes. ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब इस इलेक्ट्रॉन को हटाया नहीं गया था तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा होगा पहली केस में, और दूसरे केस में जब इस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो अब ये कोई दूसरी वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की फील कर रहा होगा। ये अपन को इस डिस्कशन से समझ में आया। एग्रीड? यस सर। लॉजिकली अपन को ये भी समझ में आया कि पहली स्थिति में जो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा था वो दूसरी स्थिति की तुलना में कम था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे उस टाइम पे, तो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स कम आ रहा था। सही बात है? यस सर। तो जब सेकेंड सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाएगा। इसका मतलब जो रेडियस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है कि जो कैटायन का रेडियस है वो नॉर्मल एटम की तुलना में थोड़ा क्या होता है? कम होता है। सर एक डाउट है हाँ पूछो। सर, लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट जब लग रहा होगा सर तो वो दो पे लग रहा होगा, तो वो वाली फोर्स भी डिवाइड हो रही होगी दोनों में जितनी लग रही होगी। हाँ क्योंकि वो दोनों पे एक जैसी लग रही होगी। तो सर जब एक ही बचेगा सर एक पे प्रोटॉन ज्यादा का लगेगी। फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, प्रोटॉन का फोर्स ज्यादा सर स्ट्रांग लेकिन होता है। शील्डिंग फोर्स भी तो बढ़ गई सर। तो सर वैलेंस शेल के लिए कहाँ होता है शील्डिंग फोर्स? शील्डिंग फोर्स तो यहाँ से लगेगा ना, इन ऑर्बिट से। ये तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अंदर थोड़ी ना छेड़छाड़ हुई है। लेकिन सर जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन सर दोनों पे लग रही होगी ना, पहले तो कम लग रही हाँ। होगी थोड़ी दोनों पे। अब जब एक हटा दिया सर तो फिर एक पे ज्यादा लगेगी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा थोड़ी ना होगा यार। तुम कह रहे हो कि दोनों पे शील्डिंग इफेक्ट में अपन इंडिविजुअली कंसीडर करते हैं ना भाई। ये तो इसके बाजू में बैठा है ना, इसके सामने थोड़ी ना बैठा है। बात समझ में आ रही है ना? सर मेरा ये डाउट थोड़ी ना। हाँ, मैं तुम्हारा जो डाउट है मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये इसके बाजू में बैठा है तो इसका ये कितनी हवा कूलर की फील कर रहा है और ये कितनी हवा कूलर की फील कर रहा है, दोनों का इंडिविजुअल वो है एक्सपीरियंस। समझ पा रहे हो क्या? सर लेकिन जब नेट फोर्स लेंगे सर तो फिर कम आएगी थोड़ी, मतलब वैसे नेट फोर्स लेंगे तो कम आएगी। सर ऐसा बोल सकते हैं कि शील्डिंग फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स पर अलग अलग लगती है। यार देखो, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज की तुलना में कम होता है ना? तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम डोमिनेटिंग होता है। तो इसलिए वहां पे इसलिए यहाँ पे ये वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल होगा भी तो भी वो इतना माइन्यूट होगा कि जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो शील्डिंग इफेक्ट के कारण नहीं आएगा यहाँ पे।
बात समझ पा रहे हो क्या? नेग्लिजिबल होगा शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट होगा, अगर होगा भी तो। यस क्लियर हुआ चंद्रभान? यस सर। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो ये बात सबको समझ में आ गई ना कि जो एटम का रेडियस है वो कैटायन के रेडियस से लॉजिकली ज्यादा होना चाहिए। यस सर। अब इस बात को देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो अभी अपन ने डिस्कशन किया वो सेम बात यहाँ पे देखो इसके रीजन के तौर पे समझाया गया है, सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे ही आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जैसा भी मैग्नीशियम के साथ हमने किया था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं, है ना। बट लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस पे वो तो सेम ही रहते हैं, जैसे 12 प्रोटॉन थे मैग्नीशियम पे, जिसके कारण क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, हेंस इलेक्ट्रॉन्स पुल टूवर्ड्स न्यूक्लियस एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा फोर्स फील हो रहा है, इमेजिन करते हैं ना, और इसीलिए एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। मोरओवर आफ्टर लूजिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जैसे ही आप आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हो, मतलब आउटर मोस्ट शेल ही खत्म हो गया, तो अब जो सेकेंड लास्ट शेल था पहले वो ही आउटर मोस्ट शेल बन जाता है, द पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट वर्ड पे ध्यान देना, पेन अल्टीमेट मतलब प्रीवियस टू अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब होता है लास्ट, पेन अल्टीमेट मतलब होता है प्रीवियस टू लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट। बात समझ में आई क्या? पेन अल्टीमेट शेल। यस सर। यस तो सर। पेन अल्टीमेट शेल बिकम्स अल्टीमेट शेल, मतलब जो सेकेंड लास्ट शेल है वो लास्ट शेल बन जाएगा कब, जब लास्ट शेल खत्म हो जाए, लॉजिकल बात है, विच इज नियरर टू न्यूक्लियस, सो साइज डिक्रीजेस। ये इन्होंने ये बात कही है कि जैसे मान लो अपन सोडियम का एग्जांपल कंसीडर करें, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आपने वही एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो आउटर मोस्ट शेल भी गायब। तो पहले जहां थर्ड ऑर्बिट तक अच्छा। रेडियस जा रहा था, अब वो सेकंड ऑर्बिट तक ही रेडियस काउंट होगा, राइट। यस सर। तो ये रीजन वही है जो अभी अपन ने डिस्कस किया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैटायन का साइज है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पे या फिर जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना जितना ज्यादा फील करेगा इलेक्ट्रॉन, कैटायन का साइज उतना कम होते जाएगा। लॉजिकल है? यस सर। तो बस इसके देखो बेसिस पे ये एग्जांपल है कि ये देखो जैसे जैसे हम इसको कैटायन बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है तो साइज कम होते जाएगा। क्या ये ऑर्डर सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ते जाएगा, इसलिए इन्होंने दोनों को साथ में लिखा हुआ है। लॉजिकल है? यस सर। तो आपको जब साइज का अगर आपसे ऑर्डर बनाने के लिए कोई बोल रहा है तो आप उसको मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के उल्टे ऑर्डर में जमा दो, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज कम। एग्रीड? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग साइजेस, है ना। तो फिर अपन को ऐसे इस तरह से ऑर्डर में जमाना होता है, राइट। न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर में अरेंजमेंट वाले। यस। तो ये तीनों एग्जांपल देख लो, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस ठीक है, सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो चलो हो गए कैटायन की बात, अब अपन बात करते हैं एनायन की, है ना। एनायन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो अब एनायन में उल्टा है, कैटायन से जस्ट एग्जैक्टली उल्टा लॉजिक एनायन में लग जाएगा, जो कि लगना भी चाहिए, ठीक है। तो उल्टा लॉजिक कैसे, देखो अगर जैसे क्लोरीन के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, ये क्लोरीन का एटम है, ये इसका वैलेंसी शेल है, इसमें पहले से 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपने इसको एनायन बना दिया, मतलब आपने क्या किया है, एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है, राइट। तो ये जो आपने एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, इसके कारण क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा पर इलेक्ट्रॉन, यस सर। है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है। अब उसी सेम वैल्यू को शेयर करने वाले ज्यादा लोग हो गए, तो पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। यस सर। तो जब
ये जो 8वें इलेक्ट्रॉन से ये कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे, तो ये जो रेडियस है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बाहर बढ़ निकल जाएगा, जाएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा, होना चाहिए, यस सर। है ना। तो ये इस तरह से इसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो हम बोलते हैं कि जो एनायन का रेडियस है वो नॉर्मल एटम के रेडियस से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि एनायन का जो साइज है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा एनायन का साइज होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। बाकी ये रीजन तो यस वही है जो सर। अभी अपन ने डिस्कस किया, इसको आप लोग पढ़ के देख लेना आराम से। और ये देखो यहाँ पे F माइनस का साइज F से ज्यादा होगा। देखो इन्होंने ये वही कैलकुलेशन बताया है कि 9 प्रोटॉन, नॉर्मल फ्लोरीन एटम में 9 प्रोटॉन जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट फोर्स लग रहा था, इस तरह से अपन समझ सकते हैं, है ना। हाँ सर। जैसे ही F माइनस हुआ तो 9 प्रोटॉन पे 9 प्रोटॉन का फोर्स 10 इलेक्ट्रॉन पे लगने लगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, लगभग 0.9 फोर्स लग रहा है, जो पहले 1 लग रहा था। तो इसलिए F माइनस का साइज जो है वो F से ज्यादा होगा। सर जेड इफेक्टिव मैंने एक फ्लोरीन को कैसे बोल दिया, वो तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का होता है ना। हाँ इलेक्ट्रॉन का होता है, मतलब वो ऑब्वियस बात मान रहे हैं कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है सर। तो ये था आयोनिक रेडियस, सेकेंड टाइप ऑफ रेडियस, है ना। ये देखो फिर इन्होंने यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बताया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी है, ठीक है। यस सर। तो इसमें देखो सिंपल सी बात ये है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब अगर दो स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ, जिसपे प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका साइज ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। उसका साइज कम होगा, राइट। तो यस बस ये सिंपल सा ये लॉजिक इसमें लगाना रहता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, तो बस आप प्रोटॉन से देख लो, जिसपे प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज कम। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं ना, मतलब पीरियड वाइज। ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज मतलब सर जैसे वो सेकंड ग्रुप है हम्म। तो उसमें बढ़ता जाएगा रेडियस नीचे से ऊपर में, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, जैसे ये पहला ग्रुप है ना, ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो खैर ग्रुप में सेम नहीं होते, तो इसको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो खैर नहीं कह सकते, है ना। इसको इस एग्जांपल से देखो, ये देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने ये देखो आयंस जो है कौन से कंसीडर किए, K+Ca+2 S2 माइनस और Cl माइनस। इन चारों आयंस में आप इलेक्ट्रॉन का नंबर देखोगे तो आपको सेम मिलेगा 18 18 18 18, सही है। एटॉमिक नंबर देखोगे तो ये एटॉमिक नंबर की देखो वैल्यूज लिखी हुई है, दिख रहा है। अब भाई अपन ने क्या बात की कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो जिसपे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा तेजी से खींचेंगे तो साइज कम हो जाएगा, लॉजिकल है। हाँ। तो देखो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, कैल्शियम, उसका साइज सबसे कम। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम 16, उसका साइज सबसे ज्यादा, ऑर्डर ऑफ रेडियस, ये ऑर्डर आ गया, यस। सिंपल है। तो इसमें बस सिंपल सा आपको ये लाइन ध्यान में रखना है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, है ना। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो ये एक एग्जांपल था, ये ऐसे सिमिलर एग्जांपल्स आप आराम से बाद में घर पे देख लेना चाहो तो, सब में ये लॉजिक एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। यस सर। फिर थर्ड आता है अपना मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस जनरली मेटल्स में होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह, मेनली जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। मेटालिक बॉन्ड को आप इन डिटेल केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ोगे, अपन मेटालिक बॉन्ड को ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू के तौर पे आप ये डायग्राम देख सकते हो जहाँ पे बहुत सारे मेटल के एटम्स को एक दूसरे के बाजू में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें भी तरीका सेम है, जैसे अपन कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते थे ना, एग्जैक्टली सेम तरीका। ये देखो कोई भी दो एटम रैंडमली पकड़ो, अगल बगल वाले, उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करो, उसको आधा कर दो, वो हो गया मेटालिक रेडियस, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर ये ब्लरी ब्लरी क्यों बनाए? ब्लरी, मतलब क्या चीज ब्लरी बनाई है पहले तो ये बताओ। सर ये डायग्राम ब्लरी क्यों बनाया यार, ये तो सस्ते वाले फोटो से बेकार स्कैनर से आई है। स्कैन किया होगा और क्या, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, सर कुछ लॉजिक हो? नहीं नहीं लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है यार इसमें, ऐसे ही इन्होंने ब्लर, मतलब ये तुम एटम्स की बात करोगे, ये क्यों क्यों ब्लरी बनाया? यस सर। इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है यार। इसका अगर तुम लॉजिक बताना चाहो तो वैसे ऑर्बिटल डायग्राम के तौर पर बता सकते हो। ऑर्बिटल में अपन ने देखा था ना सेंटर पे ज्यादा नहीं, लेकिन वो तो एस ऑर्बिटल के लिए था, ये एस ऑर्बिटल थोड़ी ना, ये तो एटम्स है। नहीं नहीं उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो तो ऐसे ही प्रिंटिंग है ना। समझ गए चंद्रभान? यस सर। इट इज 1/2 ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटेलिक एटम्स, है ना। वही जो अपन ने बात अभी कही थी कि दो एडजेसेंट मेटल एटम्स का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करो और उसको क्या कर दो हाफ, जैसा कोवेलेंट रेडियस में करते थे। समझ रहे हो, लॉजिक सेम है, सिचुएशन डिफरेंट है, लॉजिक सेम है। समझ रहे हो क्या? जल्दी जल्दी बोलते जा करो भाई। यस सर। यस सर। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि भाई जो मेटेलिक रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। लॉजिकल भी है ये, केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे तो कोवेलेंट रेडियस में क्या है, दोनों एटम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, है ना। और मेटेलिक रेडियस में दोनों एटम एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो जब दूर दूर रहेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो रेडियस भी ज्यादा आएगा मेटेलिक रेडियस का, राइट। यस सर। तो ये बात है। मेटेलिक रेडियस जो है वो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेटेलिक बॉन्ड जितना, वो तो खैर सीधी सी बात ये है कि भाई बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, इसका मतलब एक एटम दूसरे एटम के उतना ज्यादा पास है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम आएगा, रेडियस कम आएगा। लॉजिकल बात है नहीं ये? यस सर। तो ये बात तो यस खैर सर। इन्होंने यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड के लिए लिखी है, ये हर चीज सबके लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जब जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड की लेंथ उतनी कम होगी, है ना। और बॉन्ड की लेंथ कम होगी तो रेडियस भी कम होगा। तो इसमें ऐसा कोई याद रखने वाली बात है नहीं। बाकी ये सारे पॉइंट्स तो अभी जरूरत नहीं है, इनको इग्नोर कर सकते हो। ये इन्होंने 12th क्लास में जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसके पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे तभी समझ में आएंगे, है ना। तो जब पढ़ोगे तो इन पॉइंट्स को इग्नोर कर देना, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में। अब अपन बात करते हैं, ये हो गया मेटेलिक रेडियस, जिसमें कि कुछ ऐसा नया नहीं था, सब कुछ कोवेलेंट रेडियस जैसा था। बस अगर याद रखना हो तो ये बात याद रख सकते हो कि मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। वॉन्डरवॉल्स रेडियस, तो जैसा कि अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि किन्हीं भी दो स्पीशीज में वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो उसको वॉन्डरवॉल्स, मतलब वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज से जो स्पीशीज एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं उसको जब अपन हाफ कर देते हैं तो वो वॉन्डरवॉल्स रेडियस हो जाता है। जैसे देखो, ध्यान से देखो, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, आप लोग को मेरा कर्सर दिख रहा है? यस सर। ये एक मॉलिक्यूल है Cl, मान लो ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये क्लोरीन का एटम है, ये दूसरा क्लोरीन का एटम है, ये पूरा एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल है ना। जैसे हम क्लोरीन गैस की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसमें एक मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के आसपास, राइट। यस सर। तो अब ये बात है कि भाई ये वाला क्लोरीन, कर्सर पे ध्यान देना, ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये वाला क्लोरीन एटम इस क्लोरीन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो ये तो चलो इनका अपना अपना हिसाब किताब हो गया। ये वाला जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये इस क्लोरीन मॉलिक्यूल से वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस के तहत बॉन्डेड है, तो हम इसमें फिर वॉन्डरवॉल्स रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जैसे ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो इसका सेंटर ले लो, है ना, इसका सेंटर ले लो और इसका सेंटर ले लो, दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल का सेंटर ले लो, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आ जाएगा, उसको हाफ कर दो, वॉन्डरवॉल्स रेडियस आ जाएगा। सर एक और बता दो। देखो मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। इसको मैथमेटिकली मत देखना बहुत ज्यादा, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आते इससे। देखो
ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि उसके बगल में दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको वॉन्डरवॉल्स, अभी हमने बात की कि कोई भी दो स्पीशीज जो होते हैं उनके बीच में वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज से अट्रैक्ट करेंगे, ये बात आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, ठीक है। यस तो फिर जब वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज हैं तो वॉन्डरवॉल्स रेडियस की भी बात होना चाहिए। तो उसके लिए क्या, इस मॉलिक्यूल का सेंटर लो, इस मॉलिक्यूल का सेंटर लो, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आ गया, इसका कर दो हाफ, जैसा अपन हमेशा करते हैं, सही है। इसका जब हाफ करोगे तो वो क्या आएगा, इसका हाफ कर दो, तो ये वाला ये क्या आएगा, ये रेडियस कौन सा होगा, इस रेडियस को अपन क्या वॉन्डरवॉल्स बोलेंगे, रेडियस। वॉन्डरवॉल्स रेडियस, राइट। यस सर। तो अब मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ, यहाँ पर क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस भी है, यहाँ पर क्लोरीन का वॉन्डरवॉल्स रेडियस भी है, आपके हिसाब से कौन सा रेडियस ज्यादा होना चाहिए, वॉन्डरवॉल या कोवेलेंट? वंडरवॉल। वंडरवॉल। वॉन्डरवॉल, राइट, लॉजिकल बात है ये। तो यहाँ पर अब आप ऑर्डर देख सकते हो, देखो जो वॉन्डरवॉल्स रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है, वो मेटेलिक रेडियस से भी ज्यादा होता है, वो इसीलिए क्योंकि देखो दो बातें हैं जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, जो वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज हैं वो वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, सबसे कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज से रिलेटेड दो बातें हैं, पहली चीज तो वो यूनिवर्सल होती है, हर दो बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करती है, दूसरा वो वीकेस्ट होती है। तो जी से भी छोटा होता है, जी मतलब मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में। हाँ हाँ, उससे भी छोटा होता है, नेग्लिजिबल टाइप होता है, मतलब ऐसे समझ लो, है ना। तो ये फोर्स जब वंडरवॉल्स फोर्स किसी दो स्पीशीज में लग रहा होगा, मतलब वो स्पीशीज तो बहुत दूर दूर होंगे, तो उसका रेडियस जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आएगा, तो इसलिए वंडरवॉल्स रेडियस जो है वो सारे रेडियस में सबसे बड़ा होता है, सही है। यस सर। तो ये ऑर्डर याद रहेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। यस सर। अब देखो वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। थोड़ा थोड़ा इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर सकते हो, दो मासेस अगर उनका मास ज्यादा है तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, जी m1 m2 by r square, यस सर। है ना। तो थोड़ी थोड़ी वैसी बात है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लास अपन करेंगे यार, ये टॉपिक खत्म हो जाए, मतलब यहाँ तक, सेक्शन ए तक, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस जो है वो खत्म भी करना है। वैसे एटॉमिक और आयोनिक रेडियस तक ही बोला था, तो अभी एक क्लास अपनी संडे को भी बची है ना, तो उस क्लास में खैर खत्म तो हो जाएगा। अपन ऐसा करते हैं, एक मिनट रुको, ये वॉन्डरवॉल्स रेडियस तो हो गया, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट अपन पूरा पढ़ के फिर डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो अपन अगली क्लास में निपटा लेंगे, ठीक है। तो यस देखो ये बात तो आप फिलहाल याद रख लो, वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है, तो एटम या मॉलिक्यूल जितना ज्यादा हैवी होगा उसका वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये आप उस ऐसे याद रख सकते हो, मैंने कंपेयर करके बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा हो, ठीक है। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वॉन्डरवॉल्स रेडियस डिक्रीजेस। देखो इन्होंने जो ये लाइन लिखी है यहाँ पे, इसको ऐसे मत याद रखो, इसको बस एक लाइन में ऐसे याद रखना जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। 10th क्लास में क्या पढ़ा है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, कम। कम होता है, तो वो तो कोई भी रेडियस कम होगा, कोवेलेंट वॉन्डरवॉल मेटल सब कम होंगे वो तो, ठीक है। यस सर। और इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, तो वो तो रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती ही है, तो किसी भी टाइप की रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, राइट। सर एक डाउट है, हाँ पूछो। सर जब लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो उसका मास भी बढ़ते जाएगा ना? सर तो लेफ्ट फिर राइट कम मूव क्यों हो रही करते है? जाएंगे तो उसका मास बढ़ते जाएगा, हाँ बढ़ेगा। सर तो फिर वैल्यू कम क्यों हो रही है पीरियड में? पीरियड में लेफ्ट टू राइट वैल्यू कम क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग है ना। ये जो इन्होंने पॉइंट लिखा है
हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट ये हाईलाइट करना भूल गया था, अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। ये इनर्ट गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ना? जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूलर वेट के लिए प्रोपोर्शनल होता है, ये इनर्ट गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इनर्ट गैसेस के लिए इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि इनर्ट गैसेस जो हैं वो किसी और से कंबाइन नहीं होती। जैसे यहाँ पे ये आर्गन का एग्जांपल था स्टार्टिंग में, ये है ना, ये देखो, ये तुम्हें आर्गन दिख रहा है। यस तो ये देखो आर्गन जो है वो क्योंकि नोबल गैस है वो किसी और एटम से तो कंबाइन होगी नहीं, तो इसके लिए अपन कोई और फोर्स या किसी और रेडियस की बात नहीं कर सकते, तो अपन को मजबूरन यहाँ पर वॉन डेर वाल्स फोर्स कंसिडर करना पड़ता है। बाकी जो एटम्स हैं उन सब में वो कुछ ना कुछ बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसमें फिर वो वाला फोर्स कंसिडर करते हैं। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं, तो इनको तब कंसिडर किया जाता है जब हमें ये बात पता चल जाए, ये बात हम क्लियर हो जाए कि उस पर्टिकुलर एटम पे और कोई फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तब फिर हम एट लास्ट उसमें वॉन डेर वाल्स फोर्स कंसिडर करते हैं, जैसा यहाँ पे आर्गन के साथ किया। क्या ये बात समझ में आई चंद्रमान? यस तो जब वॉन डेर वाल्स फोर्स जब अपन कंसीडर कर रहे हैं आर्गन के लिए, तो जो हम रेडियस की बात करेंगे वो भी कौन सा रेडियस होगा? वॉन डेर वाल्स। यस सर, एक डाउट है। हाँ, एक मिनट मैं और एक्सप्लेनेशन अपना कंप्लीट कर लूं। तो ये बात तो चलो क्लियर हो गई कि जो वॉन डेर वाल्स फोर्स है, एक मिनट कहाँ गया, वॉन डेर वाल्स फोर्स जो है वो, ये बात सही है कि किन्हीं भी दो स्पीशीज के बीच में एक्ट करता है, लेकिन अगर कोई रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन दो स्पीशीज के बीच में, तो फिर वॉन डेर वाल्स फोर्स को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस में इसको इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इनर्ट गैस में और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है। तो फिर हम अब कंपेयर कैसे करें? तो इसके लिए फिर हमने ये रूल बनाया हुआ है कि भाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जैसे अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इनर्ट गैस में, है ना, डाउन द ग्रुप, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है यस सर। यस है ना, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो वॉन डेर वाल्स रेडियस भी बढ़ता है। यस सर। अब पूछो क्या सर एक तो डाउट अलग है। से क्यों बोलते हैं इसको सर, मतलब सेम ही है ना, बोलते हैं हर ग्रुप के लिए यही एप्लीकेबल है। हाँ, हर मतलब इस ये जो पॉइंट है इसका इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये था कि इनर्ट गैसेस के लिए आप वॉन डेर वाल्स रेडियस कंसीडर करोगे। सिर्फ वही करेंगे कंसीडर। हाँ, क्योंकि और कोई कर नहीं सकते ना, और कौन सा करोगे हाँ बताओ, वो पॉसिबल नहीं रिएक्ट नहीं होता। करेंगे क्योंकि। हाँ, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वही एक्सप्लेन किया अभी। चंद्रमान Yes, पूछो। सर ग्रुप में जब नीचे जा रहे हैं सर, तब भी तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा ना, क्योंकि मास बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 10th क्लास में भी अपन ने पढ़ा था, अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से चीजें डिसाइड होती हैं, डाउन द ग्रुप साइज से चीजें डिसाइड होती है। ध्यान से सुनना, अक्रॉस द पीरियड सेम वैलेंसी शेल सेम रहता है ना, और डाउन द ग्रुप नया शेल ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जब अपन अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वैलेंसी शेल तो सेम है, जैसे अगर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो अक्रॉस द पीरियड सेकंड शेल ही रहेगा वैलेंसी शेल। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, वैलेंसी शेल तो सेकंड शेल ही है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो वो जो सेकंड शेल है वो थोड़ा थोड़ा पास आते जाता है न्यूक्लियस के, राइट, तो साइज कम होते जाता है। देखो ध्यान से सुनना, डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप क्या शेल होता बढ़ते जाते हैं। है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, है ना। यस सर। जैसे लिथियम की आप बात करोगे तो उसमें पहला सेकंड होगा वैलेंसी शेल, फिर सोडियम की बात करोगे तो उसमें थर्ड होगा वैलेंसी शेल, पोटेशियम की बात करोगे तो उसमें फोर्थ होगा वैलेंसी शेल। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, देखो मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। जैसे मान लो ये है लिथियम, है ना, ये है इसका पहला ऑर्बिट, ये है इसका दूसरा ऑर्बिट, ये है सोडियम, ये है इसका पहला ऑर्बिट, ये है इसका दूसरा ऑर्बिट, और ये है पोटेशियम, ये है इसका पहला ऑर्बिट और ये है इसका दूसरा ऑर्बिट। अब देखो ध्यान देना, ये बात बिल्कुल सही है कि ऊपर से नीचे अपन जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जेड बढ़ते जा रहा यस सर। है ना, ऊपर से नीचे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये बात तो सही है। तो सेकेंड शेल को अगर अपन कंपेयर करें लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का,
लिथियम का सेकंड शेल थोड़ा दूर था, सोडियम का सेकंड शेल थोड़ा पास आया, पोटेशियम का सेकंड शेल और पास आया। प्रॉब्लम ये है कि अपन जब रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की डिस्टेंस होती है ना। तो सोडियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड शेल थोड़ी ना है, वो थर्ड शेल है। पोटेशियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड शेल थोड़ी ना है, वो फोर्थ शेल है। तो ये बात सही है कि ऊपर से नीचे एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ऑर्बिट्स थोड़े थोड़े सेंटर की तरफ पुल होते हैं, लेकिन नया शेल भी तो ऐड हो रहा है ना। तो जो रेडियस बढ़ता है वो न्यू शेल के एडिशन के कारण बढ़ता है। बात समझ में आ रही है चंद्रभान? यस अक्रॉस द पीरियड ये फैसिलिटी हमें नहीं रहती एक्स्ट्रा शेल ऐड करने की। अक्रॉस द पीरियड सेम शेल में ही खेल होता रहता है, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड जब शेल सेम रहेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो इसलिए अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। लॉजिकली समझ में आया? यस इसको कंक्लूजन के तौर पे तुम ऐसे याद रख सकते हो कि अक्रॉस द पीरियड तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है जो सारी आगे की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, ये बात सही है, लेकिन नए शेल भी ऐड होते हैं। तो जो नया शेल ऐड होता है वो वाली प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तुलना में। तो इसलिए अक्रॉस द पीरियड हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से देखते हैं प्रॉपर्टीज को, डाउन द ग्रुप हम किससे देखते हैं? साइज से, एटॉमिक साइज। ये जो लाइन मैंने बोली है थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये हर जगह एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता है? कहाँ पूछ रहे हो समके? डाउन द ग्रुप पूछ रहे हो क्या? देखो संकेत पूछ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता है। देखो जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर बोलो, ली 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है Z माइनस सिग्मा, मतलब कि 3 माइनस सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 19 माइनस सिग्मा, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए ज्यादा होगा, नहीं सिग्मा सेम नहीं होता, सिग्मा जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है ना। जैसे अभी अपन ने वो ऑर्डर देखा था, वो लाइन अपन ने देखी थी लास्ट लाइन स्क्रीनिंग कांस्टेंट टॉपिक में, कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पी डी एफ, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो टाइप है वो अलग अलग है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एस वाले हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पी वाले हैं, कुछ डी वाले हैं, कुछ एफ वाले हैं। तो सिग्मा की वैल्यूज में वेरिएशन होता है, जेड की वैल्यूज में वेरिएशन नहीं होता क्योंकि सारे प्रोटॉन सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे आपने एक प्रोटॉन ऐड किया तो जेड की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ेगी, मानते हो इस बात को? ये इस बात को मानते हो ना, जब अपन ने एक प्रोटॉन ऐड किया तो जेड की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ेगी, है ना। एक प्रोटॉन आपने ऐड किया तो जेड की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ेगी, लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो सिग्मा की वैल्यू 1 यूनिट नहीं बढ़ती, वो कितनी वैल्यू से बढ़ती है? दैट वैल्यू इज लेस देन 1। ये मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल की बातें हैं, इसको बस समझ लो, लेकिन इसको ज्यादा इसके मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो मेन बात क्या है कि जैसे ही आप z की वैल्यू बढ़ाते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े, ठीक है। तो जैसे अपन ने एक z की वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ाई तो एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा। तो जैसे ही एक प्रोटॉन बढ़ा z की वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीमेंट हुई, लेकिन सिग्मा की वैल्यू 1 यूनिट से नहीं इंक्रीमेंट होती, वो लेस देन 1 वैल्यू से इंक्रीमेंट होती है। तो जो नेट इफेक्ट है वो क्या आता है? पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है? 1, और ये वैल्यू लेस देन 1 है, मान लो 0.5, है ना। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 1 यूनिट से बढ़ी, लेकिन जो माइनस नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि सिग्मा को तो आप माइनस कर रहे हो, वो कम बढ़ रही है। तो जो नेट रिजल्ट है वो तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना।
वो कितने यूनिट से बढ़ जाएगा, 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 वैल्यू से बढ़ जाएगा। ठीक है संकेत, तो ये उसका मैथमेटिकल रीजन होता है ना। ऑल्दो ये मैथमेटिक्स आपको इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है ना, ये आपके काम की चीज नहीं है ज्यादा। आप तो बस सिंपल तौर पे इतना ध्यान रखो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बढ़ता है, ये बात सही है। लेकिन अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, और डाउन द ग्रुप हम प्रॉपर्टीज किससे देखते हैं, साइज से, क्योंकि साइज वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे डाउन द ग्रुप ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। सर और पीरियड में भी इफेक्टिव न्यूक्लियर, हाँ सेम लॉजिक, क्योंकि पीरियड में भी एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है ना लेफ्ट टू राइट, है ना, बेसिक तो सेम है ना डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो z की वैल्यू बढ़ेगी, सिग्मा उतना बढ़ेगा नहीं तो z इफेक्टिव बढ़ेगा। अक्रॉस द पीरियड यस सर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो z बढ़ेगा, सिग्मा उतना बढ़ेगा नहीं तो फिर से z इफेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है, यस तो एक मिनट रुको, और इसमें ठीक है, तो चलो ये यहाँ तक वॉन्डरवॉल्स रेडियस तक अपन ने पढ़ लिया, तीनों चारों टाइप के रेडियस पढ़ लिए अपन ने, है ना, मेटेलिक, कोवेलेंट, आयोनिक और वॉन्डरवॉल, चारों रेडियस समझ में आ गए ना। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, इसको अपन अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगली तो कहाँ क्लास में तक अपन खत्म इसको करना है अगली क्लास में? क्या अगली क्लास में कहाँ तक खत्म करना है? करना, तो बस यही खत्म है आयोनाइजेशन एनर्जी तक के पहले तक, तो वो तो हो ही जाएगा। अभी यस डीपीपी बताओ कौन सी थी, 4 और 5। 4 तो मैंने बाद में देखा कि 4 तो डिस्कस हो गई थी यार, है ना। शायद हो गई थी सर। हाँ 4 से क्योंकि सवाल भी पूछा था, हाँ सर हो गई थी। तो 5 में पूछ लो, 4 में भी पूछ लो अगर पूछना है किसी को तो। यस सर। सर 4th में 5th का भी। 4 में तुमने ही तो लास्ट क्वेश्चन पूछा था भाई चंद्रभान। पता नहीं सर, पता नहीं, मैंने फिर से कर दी, मुझे याद नहीं था तो। अरे भाई इतनी कम मेमोरी मत रखो यार, मतलब मुझे याद है कि मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो तुमने तो सारे क्वेश्चन किए थे यार, तुम्हें तो याद होना ही चाहिए। सही कह रहा हूँ ना मैं। यस सर। ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा रे, बताओ कौन सा चौथा, 5th का भी। उसका बी, 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम। एक मिनट रुको, ये डीपीपी A4 के 5th का बी है राइट। यस सर। हाँ, तो इसमें देखो पेंटेन 1 2 3 4 5 है ना, 2 पे मिथाइल 3 पे इथाइल। समझ में आ रहा है चंद्रभान स्ट्रक्चर। यस सर। तो इसमें ये आईयूपीएसी नेम इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें आप रूल्स लगाओ, तो सबसे लंबी चेन कौन सी पॉसिबल है, 3 4 5 है ना, 5 कार्बन यहाँ से और यहाँ से भी 5 ही कार्बन पॉसिबल है, लेंथ के बेस पे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। यस सर। फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आप अपन को कहाँ पे मिल रहे हैं, देखो पहले अपन पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर लेते हैं, 5 कार्बन वाली कौन कौन सी मेन चेन्स पॉसिबल है उनको हम मार्क कर लेते हैं पहले। एक तो एक सेकंड, एक तो ये पॉसिबल है ना, एक ये वाली पॉसिबल है, और कोई भी पॉसिबल है क्या, एक ये वाली पॉसिबल है।
एक ये वाली पॉसिबल है, ये सही है। 5 कार्बन, ये 5 चेन्स पॉसिबल है। यस सर। अब अपन को देखो मेन चेन सेलेक्ट करना है, सर सीधी वाली, सीधी वाली, हाँ सीधी वाली तो ये तो गलत ही है ना, 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। सर गलत कैसे है सर, वही पूछ रहा हूँ। गलत कैसे है, एक मिनट रुको, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं फिर। एक ये सीधी वाली पॉसिबल है ना। अब मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स अपन को देखना है, तो देखो यहाँ पर सीधी वाली के केस में आपको 2 ब्रांचेस मिलेंगी, है ना। यस यस सर। ये वाली जो है इसमें कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं, एक इधर से ब्रांच निकल रही है, एक इधर से, 2। एक मिनट, यहाँ से ये वाली जो है, ये इससे 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, इससे भी 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना। और इसको कंसीडर करोगे तो इससे एक ही ब्रांच निकल रही है, तो ये तो मेन चेन होगी नहीं। जो पिंक वाली है वो तो मेन चेन नहीं होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। यस सर। यस सर। फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लोएस्ट लोकेंट्स। तो लोएस्ट लोकेशंस देखो, जब आप इसको मेन चेन लोगे तो ब्रांच कहाँ कहाँ पर आ रही है, 2,3 पे। यस सर। जब आप ये रेड वाली चेन लोगे तो ब्रांच कहाँ पे आ रही है फिर से, 2,3। 2,3 यार ये वाली और ये वाली तो सेम है, अपन ने सेम है इसको सर। फालतू में कंसीडर Yes, कर sir. लिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों जो है ये सेम है ना। फिर ये जो है इसको जब आप मेन चेन लोगे तो फिर से ब्रांच आ रही है 2,3 पे, यस है ना। इसमें भी अपन को कायदे से इसको थोड़ा सा और इज्जत से करना चाहिए था। इज्जत से मेरा मतलब है इसको अपन को सिमेट्रिकली बनाना चाहिए था, है ना। वो अपन ने बनाया नहीं, इसलिए अपन को अननेसेसरी ज्यादा टाइम लग रहा है ना। ये 2 कार्बन को बीच में लो, इससे 2 कार्बन इधर निकल रहे हैं और 2-2 का ग्रुप यहाँ निकल रहा है। ये 2 कार्बन यहाँ निकल रहे हैं और ये 2-2 का ग्रुप यहाँ निकल रहा है, सही है। यस ऐसे बनाओ। यस सर। तो अब इसमें ये मेन चेन आएगी, है ना। और एक सेकेंड, पूछा क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट IUPAC नेम। तो इसका जो IUPAC नेम आएगा वो आएगा ये। अब तो किसी को भी मेन चेन ले लो, है ना। यस सर। तो ये हो जाएगी मेन चेन, देखो ये हो गई मेन चेन, और ये इथाइल है ना। उसके बाद नंबरिंग की अपन बात करते हैं, तो नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, ये 2 आ रहा है कि ये 3 आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंट्स और अल्फाबेटाइजेशन। तो 2 इथाइल पे पहले नंबर पे आएगा, है ना। जैसे ये 3 अपनी, था। हाँ इसको अपन को लोएस्ट नंबर देना है, तो ये यहाँ पे 2 आएगा और ये यहाँ पे 3 आएगा, है ना। सही है ना। यस सर। फिर यस सर। अपना नाम क्या लिखेंगे अपन, 3 इथाइल 2 मिथाइल, क्या है ये, पेंटेन। यस सर। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, इसने उल्टा लिखा है एक्चुअली, 2 मिथाइल 3 इथाइल लिखा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यस। समझे। और बताओ। और बताओ चंद्रमान। सर 6th क्वेश्चन। हाउ मेनी आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। इसमें वो देख लो यार, ये जो है कितने दिख रहे हैं इसमें, 4 होंगे। सर 4 कैसे होंगे? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये यही तो होता है आइसोप्रोपाइल। यस सर, ये तो आगे से। तो एक ये 2 5 होंगे, सॉरी 5, 1 2। सर पेरेंट चेन में मतलब जो पेरेंट चेन लेंगे अपन, सर उसमें 5 कैसे होंगे सर, वो तो अलग चेन निकल रही है ना। हाउ मेनी आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। इसका 5 नहीं है क्या आंसर, 3 है सर। 3 है इसका आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या क्या पहले है। मेन चेन देखेंगे ना अपन, फिर उसके बाद डिसाइड कर पाएंगे। मेन चेन तो यस सर। मेन चेन तो सामने दिख रही है, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल। वाली।
यस वो तो मेरे को नहीं लगता उसमें कोई समस्या है। फिर सर क्वेश्चन मेरे क्या दो रहा आ रहे थे सर। दो आ रहे थे मेरे हिसाब से। हाउ मेनी आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन? पेरेंट चेन में तो दो ही होना चाहिए यार। या तो इसका आंसर 2 होना चाहिए या इसका आंसर 5 होना चाहिए। यस सर। मतलब ये क्वेश्चन सर गलत है। पहले अगर इसके अलावा अगर कोई आंसर वो बता रहा है तो वो आंसर गलत है यस सर। है ना। यस सर। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, क्यों उसने पेरेंट चेन बोला है। तो अब जैसे जो ऊपर से 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप और नीचे से एक निकल रहे हैं वो भी कनेक्टेड तो है ना पेरेंट चेन से डायरेक्टली। यस सर। सर सर लेकिन जो आइसोप्रोपाइल वाले उसके कार्बन होंगे सर वो अलग से निकल रहे हैं ना, अलग से ब्रांच निकल रही है, अलग सबस्टेंट्स में आ रहे हैं, वो पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं। अच्छा इसका आंसर 3 है ना। यस सर। यस सर। हाँ 3 इसका आंसर इसलिए आएगा। ठीक है सही है। ऑल्दो फिर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था। उतना मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज तो नहीं कहूंगा। देखो इसका मेन चेन जो है, मेन चेन जब आप सिलेक्ट करोगे तो फिर उसमें ये वाला जो लेफ्ट और राइट वाले हम जिसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप समझ रहे थे वो फिर आइसोप्रोपाइल नहीं रह गए, क्योंकि जब आप नाम लिखोगे तो फिर इसको आइसोप्रोपाइल थोड़ी ना लिखोगे, हाँ मेन चेन बोल रहे हैं। है ना। इसको अपन आइसोप्रोपाइल लिखेंगे नहीं इन दोनों को। अपन क्या यस सर। आइसोप्रोपाइल इन तीनों को लिखेंगे नाम में, अगर अपन लिखना चाहें तो। नहीं तो अपन 1 यस मिथाइल यस इथाइल भी सर। लिख सकते हैं। तो अगर अपन आइसोप्रोपाइल लिखेंगे नाम में तो इन तीनों का नाम लिखेंगे, तो इसलिए वो उस सेंस में इसने 3 आंसर दिया है। यस सर आगे। यस ठीक है और बताओ। सर 9th सेवंथ का 4th। 7th का 4th मुझे सेवंथ है। is the derivative of amino acid how many number of sp2 hybridized carbon? sp2 hybridized carbon वही जिससे डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। तो ये एक, वही है ना मतलब। हाँ वही वही सेम, 1 2 ठीक है और सर। बाकी ये 6 बेंजीन के हो जाएंगे तो 8। आ जाए। और बताओ। सर 9th का 4th। 9th का 4th ये तो क्वेश्चन किया है शायद, शीट में आया था ये तो। इसमें ये जो इथाइल है, इथाइल के 2 कार्बन है, तो इथाइल के जो 2 कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट होंगे, क्योंकि इथाइल में आपको ज्यादा लंबी चेन मिलेगी। यस सर। तो यस इसमें सर। डाउट किस पोर्शन में है वो बताओ, सीधे उस पे आता हूँ मैं। बाकी तो रूल्स सर ये फॉलो थोड़ा, करने हैं, सिंपल है। यस सर। सर मतलब ये आंसर में दिया है कि ये सही है शायद। आंसर में दिया है कि सही है, तो सही तो नहीं, बताना। तो नहीं होना चाहिए क्या सही। नाइट्रोहेक्सेन 4 हेक्सेन है, चौथी पोजीशन पे ब्रोमो है, दूसरे पे क्लोरो है और चौथे पे मिथाइल। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो। हाँ सही होगा। गलत लग रहा है क्या? कोई भी यस सर। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। सर नाइट्रो की वजह से सर, नाइट्रो का समझ में नहीं आया मतलब। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो थोड़ी ना से होता है। सर फिर उसको लोएस्ट पोजीशन तो दी ना सर, ब्रोमीन को भी तो दे सकते थे अल्फाबेटाइजेशन के हिसाब से। नहीं लेकिन यहाँ पे वो है ना, ये तो नंबरिंग की बात कर रहे हो राइट। यस सर। तो नंबरिंग का ऐसा है कि रूल फॉलो करो, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सर लोएस्ट प्रिंसिपल लोकेंट। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है सर यहाँ पे? नहीं है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, लोएस्ट लोकेंट से डिसाइड होगा। यस सर। तो सर लोएस्ट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स लोकेंट्स। कहाँ पे आएंगे? जब यहाँ पे इसको जब तुम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो ये 2,2 4,4, यस सर। और राइट साइड से यस जब सर। नंबरिंग करोगे तो 3,3, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी 2,2। यस सर। समझ गए? यस सर। बस और बताओ। सर A5 में है। A5 में ये था 9th का 4th। A5 में बताओ। सर सेकंड क्वेश्चन। द करेक्ट IUPAC नेम। बताओ उसमें डाउट क्या है। मेरा A आ रहा था। और ये आ रहा था, ये तो गलत आ रहा होगा यार, और क्या। मतलब इसमें वही तो रूल सही फॉलो है करना मेरा तो। है, रूल फॉलो करना है। IUPAC नेम मतलब पहले मेन चेन सिलेक्ट कर लो, उसके लिए रूल्स क्या है, सबसे लंबी चेन देख लो लेंथ। तो लेंथ तो ये हॉरिजॉन्टल चेन जो है वही सबसे लंबी है ना। तो पेंटेन तो होगा नहीं,
लेंथ वाला पॉइंट पहले आता है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स वाला पॉइंट बाद में आता है। यस सर। सर अब आ गया, क्या गलती ठीक थी? है, ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान है अगर आप वो दो समराइज चेन सिलेक्शन और चेन नंबरिंग रूल सही से लगा रहे हो तो। ठीक है, यस सर। सर 8th वाला। तो इसके क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो इसके बाद भी तो बहुत अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा अपन ने उस चैप्टर को समराइज कर दिया कि वो चैप्टर के क्वेश्चन अपने लिए बहुत आसान हो गए यार। उसके बाद तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 8th क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ बताओ इसमें डाउट क्या है? सर 8 का ये आना चाहिए ना? 8th का ए आना चाहिए। सी सी सी, देखो ये डबल बॉन्ड है तो ये तो आएगा मेन चेन में, और इसको सिलेक्ट अच्छा। करते हुए हम C2H5 को मेन चेन में लेंगे। C2H5 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, यस सर। क्यों? तो C2H5 में ज्यादा कार्बन है तो, सर C2H5 में ज्यादा कार्बन, हाँ आ गया सर। है ना? यस सर। तो इसमें 6 कार्बन आएंगे तो हेक्स वाला आंसर सही है। हेक्स वाला मतलब बी सही आंसर है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में पेंट है, तो बिना कैलकुलेट यस किए इसमें हेक्स देख के बी ऑप्शन लगा सकते थे। दिस क्वेश्चन वाज वर्थ 15 सेकेंड्स। और यस बताओ। सर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव आइसोलेटेड डाइन? इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो। आइसोलेटेड डाइन वो होते हैं व्हेन द टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड जब हो तो वो आइसोलेटेड डाइन होते हैं। तो यस सर। ए है, बी है, सी नहीं है, क्योंकि सी में एक ही सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डी है। इसमें डाउट क्या था? सर 15 का आंसर सी दिया है, ये डाउट है सर। हाँ तो सी होगा ना, डज नॉट हैव पूछा है उसने, अच्छा सर, यस सर आ गया। है ना? चंद्रभान भाई थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक्स Yes, sir. बहुत सिली हो रही है ना। ये तुम निश्चित तौर पे अगर तुम ये अभी कर रहे हो तो पेपर में तो करते ही होगे सिली मिस्टेक्स। ठीक है, यस सर। तो अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ। एक बार आंसर मार्क करने से पहले लगे तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लिया करो। और जब भी, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट टिप तुम लोग मान सकते हो, सभी के लिए ये कह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए डज नॉट हैव, मतलब जब भी क्वेश्चन नेगेशन को पूछ रहा हो, इनकरेक्ट या नॉट, तो उस वर्ड को हाईलाइट करो और आंसर मार्क करने से पहले एक बार चेक किया करो कि वो उल्टा आंसर तो नहीं पूछ रहा था। ठीक है, इससे आपकी ऐसी वाली सिली मिस्टेक बच जाएगी, है ना? यस सर। और तो कुछ नहीं बचा ना इसमें अब? नो सर। चलो ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? होमवर्क में ग्रुप पे बता दूंगा। गुड बाय, टेक केयर। अभी फोन लगा दूं मैं आपको? हाँ हाँ तुम फोन लगा ले, तुम्हारे पास नंबर है मेरा? यस सर, वो ग्रुप पर है। मेरा नंबर लिखो, हाँ सर बोलो। मैं तुमको मैसेज कर देता हूँ यहाँ पे चैट में। तुम्हारा नाम क्या है? अनुराग, अनुराग रजक सर। हाँ अनुराग, ये देखो ये मैंने नंबर अभी 8% अभी सेंड किया है। एक सेकेंड यार, अब सेंड किया है मैंने, है ना? यस सर, मिल गया। चलो ठीक है, तो मैं मीटिंग टर्मिनेट करता हूँ, तुम कॉल कर लेना मुझे, है ना? ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम यार।